CBSEM सॉरी, एक होता है मेजरमेंट मॉडल, एक होता है स्ट्रक्चरल मॉडल। जो मेजरमेंट मॉडल होता है वो मेजर करता है। सेम में और पाथ एनालिसिस में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? सेम में और पाथ एनालिसिस में क्या फर्क होता है? इज सेम इज अ पाथ एनालिसिस? जी मैडम पाथ एनालिसिस सेम का हिस्सा है। Yes, that's right. But what is the major difference between path analysis and SEM? And you, सेम में yeah, सेम जो होता है ना वो मल्टीपल रिग्रेशन को देखता है, yes, एक से ज्यादा मॉडल्स को देखता है, ठीक है। उसमें मीडिएटर होता है। उस पाथ में भी सारा कुछ होता है, उसमें भी मल्टीपल रिग्रेशन है, उसमें भी मीडिएटर्स हैं, उसमें भी डिफरेंट पाथ्स हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेम एंड पाथ एनालिसिस। वन मेजर डिफरेंस, जुनैरा। मैम, पाथ एनालिसिस, सॉरी मैम, बताएं। मैं बोलूं या जुनैरा बोले? आप बोल दें तहमीना। मैम, पाथ एनालिसिस ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को यूज करता है, जबकि सेम में हम लेटेंट को भी यूज करते हैं और ऑब्जर्व्ड को भी। यस, और मेजरमेंट मॉडल नहीं होता पाथ एनालिसिस में, जबकि सेम में मेजरमेंट मॉडल होता है। बिल्कुल। एक जो पाथ एनालिसिस है उसमें हम स्ट्रक्चरल मॉडल को शायद यूज करते हैं और सेम में दोनों को। ये लास्ट मेरे ख्याल आपने जो कुछ डिफरेंसेस बताए थे मैम, एक शायद फैक्टर एनालिसिस वाला और रिग्रेशन वाला भी था, वो मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं आप बता देती हूँ। बिल्कुल, आपकी कुछ बातें ठीक है और कुछ बातें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो सेम है, पाथ एनालिसिस क्या है? पाथ एनालिसिस एक डायग्राम है, ठीक है। आपने जो पहले हमने जो स्टार्ट की जो असाइनमेंट की है वो भी एक पाथ मॉडल था ना, उसमें भी एक डायग्राम थी और उसी से हमने रिग्रेशंस बनाए और उसी से हमने एस्टिमेशंस किए थे। और जो सेम है उसमें भी एक पाथ होता है। जो डिफरेंस है वो क्या है, जो आपने शायद आपने बताया कामरान ने, कि जो सेम है इट जनरली डील्स विद unobserved variables or latent variables, and in path modeling we have observed. So path is a special type of SEM where we have observed variables which are represented through the diagram, right? So that diagrams contains the observed variables, जो हमने assignment की थी उसको दिमाग में ले आए। That path diagram contains the observed variables and multiple regressions. So we have the measured data for all the observed variables. So we are focused only on the estimation of the regression which are presented through the path analysis. मेरी बात समझ में आ गई कि हम सिर्फ रिग्रेशन उसमें से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, रिग्रेशन करते हैं, या हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी हम उस मॉडल फिट की बात कर रहे होते हैं based upon different things which we calculate from the data which is given in the actual data and through the model। जैसे कि हमने वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज ओरिजिनल डेटा से भी कैलकुलेट की हुई थी और फिर हमने पाथ एनालिसिस के थ्रू भी आर की वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो हमने, लेकिन हमें वो जो डेटा था यानी x1 x2 x3 था उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दैट डेटा वाज एन ऑब्जर्व डेटा एंड द वैल्यूज ऑफ दैट डेटा इज अवेलेबल। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अब चले सेम की तरफ। तो सेम जो है उसकी खास बात ही यही है कि उसके अंदर जो डेटा यूज होता है, मतलब है वही पाथ एनालिसिस। जो भी पाथ एनालिसिस होगा उसमें मल्टीपल रिग्रेशंस होंगे, यानी एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा रिग्रेशन कर रहे होंगे। उन रिग्रेशन में कहीं मीडिएटर भी आ रहा होगा, कहीं मॉडरेटर भी आ रहा होगा, कहीं सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट भी आ रहा होगा, यानी ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। बट मल्टीपल रिग्रेशन वुड डेफिनेटली बी देयर वंस यू टॉक अबाउट द पाथ एनालिसिस। नाउ द डिफरेंस इन सेम in comparison to path which we have already done is that the variables which we are using here are latent variables, are unobserved variables. So if something is latent, something is unobserved, something is not known, so the first target has to be that we have to make them known, we have to make them calculated. So that's why in SEM, since the variables which are used are unknowns, are latent, are unobserved, so the first part of that SEM talks about measuring those variables. That's why we call that part as measurement model. So when I ask the question how many parts are there in SEM, the direct answer is there are two parts. One is called the measurement model, that actually works of measuring the unobserved latents from some indicators.
those are called indicators, those are called manifest variables, those are called items. ये क्या करते हैं, ये unobserved latent variable को calculate करते हैं. And once this part is done, we are back to the original path analysis where the unknown latents are transformed by latent scores. जब हम latent variable को measure कर लेते हैं ना, तो उसका नाम क्या होता है, latent scores. तो जब हमारे पास latent unknown latent जो है वो latent scores में convert हुआ, तो वहां पर अब हमारे पास ये simple path analysis है जो जिस तरह आपने पहले किया, और हमारा काम सिर्फ regression को estimate करना है. Am I clear? यस मैम. जी मैम. लोग को समझ आई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए यहाँ से. मैम क्लियर हो गया. क्लियर हो गया. चलो, जस्ट गिव मी 1 minute. Ira, I told you my mic is on. This one, ये मेरे ख्याल है मैंने आपको पहले भी दिखाया था. Can you see the greens and the blues? जी मैम. And these all greens are latent variables which are unobserved. And then ये है ascription of economic environmental consequences. Ascription of, ये environmental का मॉडल है. Ascription of environmental consequences, और इसको इन 4 इंडिकेटर्स के साथ मेजर किया गया है. ये है ऑब्जर्व्ड और ये है अननोन लेटेंट. ठीक है, तो ये 4 मिलकर इसको कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह से ये 4 मिलकर इसको कैलकुलेट करेंगे. एंड दिस इज, तो ये जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है ना, द लाइंस विच आर कनेक्टिंग द ब्लू विद ग्रीन, ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा है मेजरमेंट मॉडल. मैम इसके जो ऑब्जर्व्ड है, इनको जो 4 ऑब्जर्व्ड एक को कर रहे हैं एस्पिरेशन को, इन 4 को हम कॉम्पोजिट भी कहते हैं. कॉम्पोजिट्स भी हैं. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. देयर आर 2-3 थिंग्स इन इट. एक कंपोजिट कहते हैं, एक को हम कॉमन कहते हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. वो मुझे थोड़े से एक स्लाइड एक्सप्लेन करूंगी तो आपको. अभी फिलहाल ये कंपोजिट जो PLSM है ना, वो कंपोजिट मॉडल है. तो अभी मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगी कि सबको समझ भी नहीं आएगी, बट इसे मैम वो एक्चुअली पिछली क्लास में था, मेरे पास वो नोट्स से, मैंने कहा था आपसे पूछूंगी. ओके, मैं भी एक्सप्लेन और करूंगी इसे. एनीवेज, आपको मेजरमेंट मॉडल समझ में आया. तो ये वो जितने भी ये ब्लू वाले हैं जो ऑब्जर्व वेरिएबल है, जो कि लेटेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, तो सेम क्या करता है, पहले इन लेटेंट वेरिएबल्स को इनकी मदद से मेजर करता है. तो जो ये मेजरमेंट पार्ट है, इसको कहते हैं मेजरमेंट मॉडल. ठीक है, और इसको आउटर मॉडल भी कहते हैं. इसको आउटर मॉडल भी कहते हैं. है तो ये अंदर पड़ा हुआ, लेकिन इसको आउटर मॉडल कहते हैं. ओके, और जो फिर ये ग्रीन है ना, सारे जो लेटेंट वेरिएबल्स है, इनके दरमियान जो कनेक्शन आ रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल. ठीक है, और इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशंस. जैसे अगर आप गौर करो तो इसके अंदर कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको. एक तो HMI है ना, और कोई है? मैम दिख नहीं रहा बहुत. अब बताएं. मैम एक HMI 1. हाँ, और इसमें डिपेंडेंट है SE. हाँ, नहीं, बिल्कुल, SE भी, SE और RE और RE और PS और PV और RC. ये RC में. अच्छा कामरान, मुझे बताओ ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों हैं? मैडम क्योंकि ये HMI पे डिपेंड कर रहे हैं. नो, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर HMI पे डिपेंड कर रहे होते ना, तो फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. राइट, ये इंडिपेंडेंट है. नहीं डिपेंड. देखो, अब याद रख लो, पक्का याद लिख लो एक जगह पे. हर वो कंस्ट्रक्ट जिसके अंदर एरो जा रहा हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, हर वो कंस्ट्रक्ट. अच्छा तमीना, आपने एक मिस कर दिया, AER. ये भी है. यस मैम, ये भी है. ठीक है, आप सब मैम जब आपने जूम इन किया तो ये वाला दिखा. आई कैन अंडरस्टैंड. सो हर वो कंस्ट्रक्ट जिसके अंदर एरो जा रहा हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. पाथ एनालिसिस में एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उतनी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं. कामरान, क्लियर हुआ?
यस मैडम। अच्छा अब देखो तहमीना, HMI इसमें कितने वेरिएबल्स जाते नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 6 6 7। 7 तो HMI इज अ फंक्शन ऑफ PFE। 7 हाँ 7 वेरिएबल, PFE, PV, PS, सारे वेरिएबल्स लिख देंगे हमारी तो 7 इक्वेशंस बनेंगी। नहीं, ये तो एक ही इक्वेशन बन गई ना ये वाली। HMI अच्छा इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन, ठीक है ठीक। y is a function of x1 x2 x3, तो समझ लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। So this dependent equation, this dependent variable HMI is a function of PFE, PV, PS, SE और यस बाकी जो भी रहेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैडम। अच्छा जी, अब यस अगर ये मैम। समझ में आ रही है तो कामरान नहीं जुनैरा, आप मुझे बताओ, अगर इफ आई एम सेइंग कि ये जो एरो है इट्स लीडिंग टुवर्ड्स PV, सो PV इज टेकन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर PV? जुनैरा, so how many arrows can you see going into PV? मैम PV is a function of AEC, Hmm? HMI, नहीं yes HM1 HM, and now question is, now think, नहीं ठीक है, एरो नहीं जा रहा। Ma'am, isn't it just AEC? yes that's right, किसने बोला? ये बिल्कुल ठीक बोला है। मैम So ये Misra। हाँ, तो ये ना समझो कि हर चीज इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। समटाइम इट्स जस्ट सिंपल रिग्रेशन कि इफ योर कंस्ट्रक्ट हैज जस्ट वन एरो गोइंग इनटू इट, सो इट्स अ सिंपल रिग्रेशन which is PV is a function of AEC, that's it. Okay, what about PS? It's a function of HMI नहीं AEC AEC and that's it and that's it. What about SE? It's a function of AER exactly. And हाँ ठीक है। And what about RE? R is the function of AER. Correct. RC is a function of AER. and AER is a function of ABC AEC। AEC। तो कितनी रिग्रेशन इक्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 रिग्रेशन इक्वेशन है इसके अंदर। और सैम क्या करेगा? सैम दोनों काम करेगा। पहला काम उसका है मेजर करने का, जो लेटेंट्स है, जो अनऑब्जर्व्ड है, उनको इन वेरिएबल्स की मदद से हर लेटेंट को मेजर करके लेटेंट स्कोर डेवलप करेगा। और लेटेंट स्कोर ऐसे ही है जैसे कि एक सीरीज डेवलप हो जाएगी। जैसे डाटा नहीं होता आपके पास, पूरी सीरीज होती है ना, तो ये सारी सीरीज डेवलप हो जाएगी। एंड देन वंस द सॉफ्टवेयर हैज दिस सीरीज, डेटा इज नाउ नो मोर unavailable but it's available, and then it will use these data, and it will estimate 7 regression equation at the same time. Is it clear? मैम इसमें जो सॉरी मैं इरेलेवेंट क्वेश्चन शायद पूछ रही हूँ मैम, जो भी हमने सेम की 2 टाइप्स की हैं, इस पूरी जो अभी सिनेरियो है इसमें हम कौन सी टाइप को इस वक्त देख रहे हैं? We are doing PLSM. We are not, we haven't talked. नहीं सॉरी मैम, पार्ट्स की बात करें, जो एक स्ट्रक्चरल था, एक मेजरमेंट मॉडल था, तो अभी हम स्ट्रक्चरल मॉडल को देख रहे हैं इस वक्त। No, we are talking both of them at the same time. Okay. Measurement model is the only part of SEM which talks about measurement of the unknown latent variables which is being done simultaneously in the SEM software. तो SEM सॉफ्टवेयर ये दोनों काम इकट्ठे, आपको जब वो रिजल्ट देगा ना, वो ये नहीं कहेगा अच्छा मैंने आपको ये मेजर करके दे दिए लेटेंट स्कोर्स, ये डाटा जनरेट हो गया है, अब मैं चल रहा हूँ सॉफ्टवेयर में ये डाटा डाल के और मैं रिग्रेशन मेजर करने लगा हूँ। नो, it will provide you the result at the same time for the measurement part and for the structural part. Okay, so अगर मैं पूछूं आपको, या मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जुनैरा का मैसेज आया है कि वो शी वांट्स टू बी लेट इन, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मैं इसको कनेक्ट कर लूं। उसने मुझे भेजी हुई रिक्वेस्ट। जी मैम। हो गया, हो गया, ठीक है जुनैरा। जुनैरा इज देयर, आप म्यूट कर, बस ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अच्छा सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे लोग मुझे जवाब देंगे कि ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने ले रखी हुई है, इसमें से मेजरमेंट मॉडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं?
मैम ये इसका वो पार्ट होगा ना जिसमें हम इंडिकेटर्स के थ्रू अनऑब्जर्व जो हमारे लेटेंट वेरिएबल्स हैं उनको मेजर बिल्कुल, करें। यानी ये जो ब्लू और ग्रीन कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये मेजरमेंट मॉडल है, ये मैम ये तो मेजरमेंट सभी मॉडल, में है ना, ये सभी सारे हमारे मेजरमेंट, हाँ ये सारे मेजरमेंट मॉडल का पार्ट है, इसको हम आउटर मॉडल कहते हैं, ये सारा मेजरमेंट मॉडल है, ये सारा एवरीथिंग जहाँ पे भी ब्लू और ग्रीन कनेक्ट हो रहा है वो मेजरमेंट मॉडल है। क्लियर हो गया? ओके जी मैम। और अगर मैं पूछूं कि आप इसमें से स्ट्रक्चरल मॉडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर मैम वो भी ग्रीन वालों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली जहाँ पर कंस्ट्रक्ट आपस में लिंक करे ना, वो जी, जी। है स्ट्रक्चरल पार्ट। ठीक है, तो मेजरमेंट पार्ट में, मेजरमेंट मॉडल पार्ट में इंडिकेटर्स और कंस्ट्रक्ट लिंक्ड होते हैं, और स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट विद कंस्ट्रक्ट लिंक्ड होते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और मेजरमेंट मॉडल जो होता है वो मेजर करता है कंस्ट्रक्ट को, और स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो रिग्रेशन इक्वेशंस को मेजर करता है, यानी इसको एस्टिमेट करता है। ठीक है जनाब, तो अब हम गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग, मैं ज़रा इसको आपको 1 मिनट दिखाती हूँ करके, ताकि थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए। एक तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यहाँ से तय करना। यस, ओके, मैं ना एक और मॉडल दिखाती हूँ आपको। लेट्स से ये वाला, ये मेरा पेपर है, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक पेपर, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सबको? वैसे ये जी मैम। यस मैम। ETC, ठीक है, ये ETC डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो है ये वाला, करेक्ट, T सिंपलिसिटी। जी मैम। और एक ये डिपेंडेंट वेरिएबल है टॉ। ठीक है, तो 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो कितनी इक्वेशंस हो गई? 3 इक्वेशंस हो गई। उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि इस लेटेंट वेरिएबल को मेजर करें। अभी देखो, ये मॉडल ऐसे बना हुआ है कि इसके अंदर जितना भी मेजरमेंट मॉडल है ना, वो आउटसाइड पर ही है। चेक कर रहे हैं आप? जी मैम। इसीलिए हम इसको आउटर मॉडल भी कहते हैं। ओके, ओके ऐसे होता है एक्चुअली। और फिर ये जो अंदर से जितनी भी लाइनें, ये सारी रिग्रेशन शो कर रही हैं, तो इसको हम इनर मॉडल भी कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्योंकि वो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हाँ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को शो, क्योंकि वो मॉडल के स्ट्रक्चर को शो करती है। अब मैम मॉडल आज बहुत अच्छा समझ आया ये वाला पॉइंट। नहीं, आगे भी समझ आ जाएगा। हाँ, नहीं हो जाएगा, ये शुरू में भाई हमने भी इसी तरह से सीखा था। अच्छा, अब ये आपका ये आ गया। अब जरा देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये कैसे इसके रिजल्ट्स कैसे। सो बेसिकली वंस वी डू द एस्टिमेशन इन स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, तो क्या होता है कि मेजरमेंट मॉडल लेटेंट वेरिएबल्स को, लेटेंट स्कोर्स को मेजर कर देता है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो लेटेंट स्कोर नहीं बता रहे होते। वो ये बता रहे होते हैं कि जो मेजरमेंट मॉडल है, जो हमने, जिसने ये लेटेंट स्कोर डेवलप किए हैं, ये कितना सही है, हाउ मच इट इज एक्यूरेट। सो देयर आर टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी of that measurement model which are reported once we estimate this model. Okay, so that is called analysis of measurement model. तो measurement model का analysis ये होता है कि जो latent score generate हुआ है वो कितना accurate है, और उस accuracy को test करने के लिए जो test होते हैं they are called reliability and validity, जो कि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो क्या होते हैं, उसे हम कैसे, उसके थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपके T वैल्यूज और F वैल्यूज और chi स्क्वायर वैल्यूज, ये सब आप जानते हो ना, इसी तरह से इस मेजरमेंट मॉडल की भी एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स है जो कि इसमें हम करते हैं। और इसके बाद जब वो जस्टिफाई हो जाता है कि जी मेजरमेंट मॉडल की जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है वो बिल्कुल इसकी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपका लेटेंट वेरिएबल बहुत एक्यूरेटली मेजर्ड हो चुका है। अब वो डेटा यूज होगा और फिर वो इनर मॉडल को एस्टिमेट करेगा और रिग्रेशन आ जाएंगे। मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए इसको एक दफा एस्टिमेट करके दिखाऊंगी। यू डोंट नीड टू पैनिक कि भाई ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी एक एक चीज डिस्कस होगी बाद में। सो हियर वी गो विद द कैलकुलेट PLS एल्गोरिथम। अच्छा, मैं सॉरी जल्दी कर गई थोड़ा सा। कैलकुलेट, चेक दिस, जो आउटर मॉडल है ना उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है PLS एल्गोरिथम, और जो इनर मॉडल है ना उसके लिए ये होता है। ठीक है, इसकी भी फर्दर डिटेल है जो मैं बाद में बताऊंगी। तो PLS एल्गोरिथम, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता सकती।
सो जस्ट स्टार्ट कैलकुलेशन, ये स्टार्ट कैलकुलेशन हो गया, ये देखो ये कर रहा है, एंड डन। सो हियर वी गो, चेक दीज नंबर्स, नजर आए? पहले ये नंबर्स नहीं थे, ओके ये नंबर्स नजर आए? जी मैम। जी मैम। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ कि हाउ इज कैलकुलेटिंग टैक्स सिंप्लिसिटी। ये कह रहा है कि टैक्स सिंप्लिसिटी, अगर इसको ये आपको इसको टैक्स सिंप्लिसिटी कह दो और इसको 1 2 3 कह लो, तो टैक्स सिंप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 0.847 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स सिंप्लिसिटी 1 प्लस 0.251 इंटू टैक्स सिंप्लिसिटी 2 प्लस 0.823 इंटू टैक्स सिंप्लिसिटी 3। तो ये इस तरीके से, अब आपको पता है टैक्स सिंप्लिसिटी क्या चीज है, ये वो क्वेश्चंस है जो आपने सर्वे में पूछे हुए, जिसके आपके लिक्विड स्केल्स है 1 से लेके 5 तक नंबर्स है। तो ये पूरा डाटा पड़ा हुआ है, सपोज करो 100 हाउस होल्ड है जिससे आपने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो टैक्स सिंप्लिसिटी 1 के 100 नंबर्स पड़े हैं, टैक्स सिंप्लिसिटी 2 के भी 100 नंबर्स पड़े हैं, और इसके भी 100 नंबर्स पड़े हुए। मैम नंबर 100 नंबर्स का मतलब 100 हाउस होल्ड या 100 रिस्पॉन्सेज? स्केल मैम, एक सेकेंडली मैम, ये जो आपने स्क्रीन शो की ये हमारे सॉफ्टवेयर की इसका रिजल्ट है डायरेक्टली, जैसे जी बिल्कुल, ये आपका ये PLS एल्गोरिथम का रिजल्ट है जो कि मेजरमेंट मॉडल में की एस्टिमेशन में हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा। मुझे समझ आ रही है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं एकदम से बताऊंगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं जितना जितना समझा रही हूँ बस उस पर फोकस करें, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बात समझा रही हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ कि देखो टैक्स सिंप्लिसिटी एक लेटेंट वेरिएबल था ना, तो अगर लेटेंट था तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मॉडल कैसे कैलकुलेट कर रहा है, इसने मुझे ये नंबर्स दे दिए हैं, इसको कहते हैं लोडिंग्स। ये डोंट वरी अबाउट द नेम्स, सिर्फ ये लोडिंग्स है। और क्या करेगा ये कि अब जो आपसे मैंने कहा है कि सपोज करो ये मैंने डेटा जो पूरा सर्वे कंडक्ट किया था ये 100 हाउस होल्ड से किया था, और ये जो टैक्स सिंप्लिसिटी 1 है 2 है 3 है ये क्वेश्चंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैक्स रिलेटेड है ना, जो अब मेरा पहला सवाल होगा कि डू यू थिंक टैक्स सिस्टम इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो आप बताएं इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से लेके 5 तक जवाब दें। तो लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की जवाब में 1 2 3 कोई भी नंबर दे देंगे। तो टैक्स सिंप्लिसिटी, ये पहला हाउस होल्ड भी इस तरह से, सपोज पहले हाउस होल्ड ने 5 दे दिया, दूसरे हाउस होल्ड ने 6 दे दिया, ऐसे करके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्स दिए हुए और 100 बंदों ने रिस्पॉन्स दिए हुए। तो TSIM 1 में कितने नंबर्स पड़े हुए होंगे, कितने कॉलम में कितने नंबर पड़े होंगे? 100 नंबर्स पड़े होंगे ना? जी मैम। 100 बंदों का रिस्पॉन्स है ना, ये देखो। जी जी। एक मिनट, इसमें डाटा का है। Just give me 1 minute अभी। स्ट्रेटजी के अंदर है। Here we go, ये है डाटा। ठीक, और मैं इसमें से निकालती हूँ टैक्स सिंप्लिसिटी। चेक दिस वन, ये आया, ये यही चीज है ना? ठीक, और ये देखो नंबर्स पड़े हुए हैं। 1 का मतलब है, इसके पीछे क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 का मतलब है ये। तो ये टैक्स सिंप्लिसिटी एक क्वेश्चन है और मैंने लोगों से जाके पूछा है, और मेरे पास जितने भी हाउस होल्ड है हर एक ने एक जवाब दिया इसके बारे में, और वो नंबर यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ये देखो 1 2 1 सो ऑन, ऐसे करके ये रिस्पॉन्सेज है। कैन यू आर यू एबल टू गेट इट कि किस तरीके से डाटा होगा? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से टैक्स सिंप्लिसिटी 2, ये मेरे पास कोई 1900 ऑब्जर्वेशंस है और ये डेटा है, इस तरह से हो गए। तो ये नंबर है। तो अब बेसिकली ये देखो 1 2 3 4 5, मैंने वहाँ पे 5 यूज किए हुए।
तो ये क्या हो जाएगा कि ये कहेगा पॉइंट, जैसे पहला वो लोडिंग था ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा ये, तो पहली लोडिंग है 0.84, दूसरी है 0.251, तीसरी है 0.82, तो हम 0.8, 0.2, 0.8 से याद रख लेते हैं। तो अगर ये है तो पहला नंबर कैसे कैलकुलेट हो, 0.8 इंटू 1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1, 0.8 इंटू 1, मैंने 3 ही शायद यूज किए हुए वहां पे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसकी लेटेंट स्कोर डेवलप हो जाएगा पहले हाउस होल्ड का। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? मैम आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा होगा, चलो इट्स ओके। एनीवेज, अभी मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपसे पूछ रही थी, मेरा सवाल जो आपने अभी तक समझना है, इसके अंदर जो पिक करना है वो ये कि इस डायग्राम को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका मेजरमेंट मॉडल क्या है और इसका स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है। मैम ये अब समझ आ गया। बाकी लोग भी बताएं, आप लोगों को समझ में आया मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल का डिफरेंस? यस मैम। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो TAW है, ये वाला, ये जो नजर आ रहा है, ये एक रिग्रेशन इक्वेशन है कि नहीं है? मैम यस। किस पे डिपेंड कर रही है ये? मैम समथिंग पे T इंस्टीट्यूशन है। Okay. तो अगर मैं इसकी रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? tau is a function of इंस्टीट्यूशन। मैम वो हम अच्छा देखो, इस साथ इक्वेशन में में डालेंगे वो जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल TAW है और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सारे लोग जवाब देंगे इस बात का। टी इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुनज़्ज़ा, आप बताओ कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी पता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता है। अगर मैं इसकी रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? मैम टी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। हाँ, इसकी टॉक ये है ना डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। हाँ, यस मैम। मैम इसका जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तो टी इंस्टीट्यूशन ही है, और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैम ये जो TSMP समथिंग। नहीं वो नहीं है इसका इंडिपेंडेंट। देखो एक एरो जा रहा है ना इसके अंदर, Yes, बस ma'am. ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट तो एक है मैम। इज अ फंक्शन ऑफ TINST। हाँ बिल्कुल। तो ये टा जो है टैक्स अवेयरनेस है और TINST है टैक्स इंस्टीट्यूशन है। तो टैक्स अवेयरनेस इज अ फंक्शन ऑफ टी इंस्टीट्यूशन। टी इंस्टीट्यूशन। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। वेरी गुड। अब मुझे जो इसका जवाब दे देगा ना उसको सही समझ में आएगी। ये 0.325 क्या बता रहा है? मैम कौन सा 0.325? सॉरी ये नजर आया 0.325। मैम ये वो जो हम मैम ये आपके बीटा की वैल्यू है पाथ कोएफिशिएंट जो हम एक क्या है ये? बीटा की वैल्यू है? मैम पाथ कोएफिशिएंट्स नहीं हम लिखते थे। मैम हम जो कह रहे हैं टा इज 0.325 प्लस टी इंस्टीट्यूशन। Perfect. ये coefficient है। Yeah, excellent. So now you understand two things in this model. One, you can identify the measurement model. Yes, no. यस मैम। Yes, and you can identify the structural model. And यस second, मैम। you can also explain what these numbers are representing. They are the beta coefficients. They are the coefficient from regression equations. Okay? अच्छा, अगर ये अंडरस्टैंड करते हो तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम किंजा नाम है? मुनज़्ज़ा नहीं, मैम Khizra, I would like you to explain and write down the equation for text simplicity which is playing the role of a dependent variable. First question, what are the independent variables for the text simplicity equation? Khizra. मैम tau and T institution. Excellent. If you understand that, then can you make an equation in a quantitative form? Text simplicity is equals to Is the function of tau and text institution. ये तो हो गया ना? and text I just institution, want yes. you to write down an equation in terms of the coefficient which are presented into the estimation form. Okay. T simplicity is the function of 0.065 Yes, into tau tau plus into tau plus 0.495 into text T institution. Excellent. Very good. प्लस एरर टर्म मैडम आएगा ना? Sorry? प्लस एरर टर्म नहीं मैं बताऊंगी बाद में। मैंने वही बोला ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो उन्होंने तहमीना सवाल किया था ना कि क्या ये कॉम्पोजिट है, क्या ये कॉमन है,
तो ये इसका जवाब उसमें हिडन है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो जस्ट अभी उतनी बातें समझे जो मैं बता रही हूँ। कामरान, नाउ नेक्स्ट जी मैम। क्वेश्चन फ्रॉम यू, ये है एनफोर्स टैक्स कंप्लायंस ETC, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। मुझे आपसे इसकी इक्वेशन चाहिए इन टर्म ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। मैं मैम, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ आपके लिए क्योंकि ये विजिबल नहीं है पूरा, अब विजिबल हो गया है। ETC is the function of 0.65 tau, हाँ, that is यस 0.653 tau यस, plus point 0 to 1 0.021 T TIF सिंप्लिसिटी, हाँ T simplicity plus 0.274 इंटू टी के टैक्स 0 नॉलेज। text. और एक्सीलेंट। अगर तो जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई है ना? जी मैडम। ग्रेट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ग्रेट, वेरी गुड। तो लेट्स मूव Yes, ऑन। ma'am. Yeah. So, Abhi, what is structural equation modeling? Everybody understands structural equation modeling is the modeling of latent variables containing two parts: the measurement model, the structural model. The measurement model is working to measure the unknown latent variables through a process. The process I haven't explained yet. And the structural part is meant to estimate the regression equations, which are the part of the structural equations. स्ट्रक्चरल, और इसको हम स्ट्रक्चरल बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू करते हैं। और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल में जो वर्ड है स्ट्रक्चरल इक्वेशन का, वो बेसिकली इसलिए है कि वो मॉडल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वी आर डन विद दिस। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जितनी भी ये लाइनें हैं, जो स्ट्रक्चर मॉडल की लाइनें हैं, लाइनें का क्या मतलब हुआ, ये जो लाइनें हैं सारी, ये सारी जो लाइनें हैं, ये सारी की सारी हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस है मतलब अगर मैं ये जो मेरे जहाँ पे मेरे कर्सर है, अगर मैं इनको देखो, टाउ और टेक्स्ट सिंप्लिसिटी का रिलेशनशिप है, तो हाइपोथेसिस क्या बनेगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज अ लिंक बिटवीन टेक्स्ट सिंप्लिसिटी एंड टेक्स्ट अवेयरनेस, दैट्स द हाइपोथेसिस। सिमिलरली दिस लाइन इज अनदर हाइपोथेसिस, दिस लाइन is another hypothesis. So every direct relation is a hypothesis, or every indirect relationship is a hypothesis. So anybody can identify the indirect relationship, any of the indirect relationship in this model? मैडम एक क्वेश्चन था, जी बताइए। यहाँ पे देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन टैक्स इंस्टीट्यूशन में वैल्यू नहीं लिखी, इसके जो सर्कल है। हाँ, अच्छा सवाल है, अब जवाब भी आप ही बताएं। एक और में नहीं लिखी वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, टीके की भी नहीं लिखी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो वैल्यू है ना उसको भी रहने दें। उनके हाँ, ये वैल्यू जो है ना आर स्क्वायर की वैल्यू है। कुछ चीजें अभी, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, मैं तो बहुत मेन चीजें बता रही हूँ। ये आर स्क्वायर की वैल्यूज है, और आर स्क्वायर किसका होता है? जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो आप देखोगे कि जो हर वो लेटेंट वेरिएबल जिसके अंदर एरो जा रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो वो एक रिग्रेशन इक्वेशन बना रहा है, तो उसकी आर स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो इसीलिए इसकी आर स्क्वायर यानी जो इक्वेशन है ये 0.1% यानी 1% आर स्क्वायर की वैल्यू है। इसकी 24% है, इसकी 77% है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रिग्रेशन इक्वेशन ही नहीं है, तो इसमें आर की कोई मतलब नहीं। इसी तरह से ये रिग्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक्सोजेनस वेरिएबल है। ओके, हाँ, मेरा सवाल था कि भाई कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कौन सा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है? एक नहीं है, एक से ज्यादा है, आप मुझे कोई एक बता दो। मैम ये जो टैक्स इंस्टीट्यूशन है ये इनडायरेक्ट वे में लिंक कर रहा है टो को, और देन लिंक कर रहा है टीएस टैक्स सिंप्लिसिटी को। हाँ, लेकिन जो आपने कहा तो ना ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, जो आपने कहा ना टैक्स इंस्टीट्यूशन इनडायरेक्टली टॉ को लिंक कर रहा है, तो ये गलत है। टैक्स इंस्टीट्यूशन नहीं, वो तो डायरेक्टली कर रहा है ना, वो तो डायरेक्टली कर रहा है। तो मेरा मॉडरेटर है, देन उसको लिंक कर रहा है। ठीक है जी, तहमीना बताओ। मैम टी इंस्टीट्यूशन से टॉ से टी एसएमपी, और उससे फिर एसटीसी जो क्लास वाला है, एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप तो ये बन रहा है। अच्छा देखें, बिल्कुल सही है, दोनों की बात सही है, मगर यहाँ पर अगर हम कोई वी indirect link is defined as the link between two variables through some channel. So if I talk about the effect of text institution TIST on text simplicity, there are two channels, one direct, ये तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और एक इनडायरेक्ट है, जो हमने बताया वो इनडायरेक्ट है। हाँ, दो लिंक्स है, एक है डायरेक्ट जो कि ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और दूसरा है इनडायरेक्ट थ्रू
टॉ ओके। सो दिस मॉडल हैज मैनी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स, एक नहीं है। जैसे कि ईटीसी के साथ भी है, हाँ बिल्कुल ईटीसी के साथ भी इनडायरेक्टली है, बिल्कुल, इसको मीडिएशन कहते हैं, जो मैं बाद में मीडिएटर। बताऊंगी जी, इसको मीडिएशन कहते हैं। इसी तरह ये बताएं। इसी तरह अगर मैम हम टॉ के साथ देखें तो अगर हम लिंक शुरू करें टॉ से, देन उसमें मीडिएटर टेक्स्ट सिंप्लिसिटी आ जाएगा, देन इट इज अफेक्टिंग ईटीसी। बिल्कुल ऐसे तो ही ये भी एक इंटरेक्ट रिलेशनशिप आ गया। बिल्कुल सही है, इसको भी मीडिएशन कहते हैं। सो लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस के लेट्स से एज मेरा सेट टॉ का लिंक ईटीसी से इनडायरेक्ट ऐसे है कि टॉ जो है वो टी सिंप्लिसिटी को इफेक्ट करता है और टेक्स्ट सिंप्लिसिटी एनफोर्स टेक्स्ट कंप्लायंस को इफेक्ट करती है। सो वी विल से कि द लिंक बिटवीन टॉ एंड ईटीसी इज मीडिएटेड थ्रू टेक्स्ट सिंप्लिसिटी। टेक्स्ट सिंप्लिसिटी इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इसको मीडिएशन कहते हैं। द लिंक बिटवीन टॉ and etc is mediated through text simplicity, and similarly you can make as many statements about the relationship of direct and indirect. Okay, is it clear to everyone? यस मैम। चलिए, इसमें मीडिएशन ही है, इसमें मॉडरेशन नहीं है, ठीक है। और मैं फिर अभी बाताती हूँ बाकी चीजें। मैम बस 5 मिनट की ब्रेक ले लें नमाज के लिए। नमाज मैंने भी पढ़नी है जी, प्लीज लेकिन आ जाइएगा जल्दी, ठीक है मैम ये 6:17 हो रहे हैं, हम 6:30 तक आ जाए? नहीं ज़्यादा होगी, कब तक आ जाए मैम 6:30 तक आ जाएंगे? उससे भी 6:30 तक डालना है, लेकिन 6:30 में प्लीज आ जाइएगा, ठीक है। श्योर मैम। ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये सब मैं नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, सो इसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन में मेन चीज़ें हमने पढ़ ली कि मेजरमेंट मॉडल है और स्ट्रक्चरल मॉडल है, एस्टिमेशन हो रही है और हर लाइन जो है वो रिग्रेशन को शो कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद ये भी वही बात लिखी है, खुद पढ़ लेना। फिर आगे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेम, कोवेरियंस बेस्ड एंड पीएलएस, दोनों में फ़र्क होता है। सो बेसिकली जो उनका फ़र्क है ना वो अगली स्लाइड्स में आएगा कि एक्चुअल फ़र्क क्या है इन दोनों के में। एक तो मेन फ़र्क ये है ना कि अब सॉरी मुझे ये सारी चीज़ें ज़बानी बोलनी पड़ी क्योंकि बोर्ड नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, बट स्लाइड्स हैं आपके सामने तो चीज़ें आप नोट करते जाओ और स्लाइड के साथ फिर वो सिंक कर जाएंगी। मेन जो डिफरेंस है पीएलएस सेम में और सीबी सेम में वो ये है कि जो पीएलएस सेम है इट इज़ मेंट टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ अ डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट। तो हमारा जिस तरह कि ये मैंने आपको मॉडल दिखाया था, इसमें आपका डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट जो है वो ईटीसी है और आप देखो कि इसका आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 77% आ रही है। इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो इसमें सर्व हो गया है कि ऑब्जेक्टिव होता है पीएलएस सेम के अंदर टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट, जबकि जो हमारा रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना वही ऑब्जेक्टिव हमारा पीएलएस सेम का होता है। लेकिन जो सीबी सेम है इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है जो कि हमने पाथ एनालिसिस में पढ़ा था, और वो क्या कि क्या आपका प्रेस्क्राइब्ड मॉडल क्या, जैसे कि ये एक मॉडल है, क्या आपका ये जो प्रेस्क्राइब्ड मॉडल है डेटा को फिटिंग करें, ऑब्जर्व डेटा के साथ कोहेरेंट है कि नहीं है। क्या आपका प्रेस्क्राइब्ड मॉडल क्या आपका मॉडल डेटा को फिट करता है कि नहीं है, या डेटा के साथ सूटेबल है कि नहीं है। तो इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आर स्क्वायर या मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि मॉडल की सूटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो मॉडल है वो उस डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। ओके, क्लियर हो गया? जी मैम। और उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें इसकी हिस्ट्री है। अब यहाँ पर है इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपका ये जो होता है सीबी सेम, ये हाँ, बिफोर आई गो विद दैट मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो मैं चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दूँ। मैम वो आपने ये लास्ट क्लास में बताया था लोकल इंडिपेंडेंस और ये सब चीजें, ये सब क्लियर है? हमने 13 तक, जी हमने 13 तक कर लिया था। अच्छा बताओ, कॉमन वेरिएंस क्या होता है, यूनिक वेरिएंस क्या होता है, टोटल वेरिएंस क्या होता है? मैम कॉमन वेरिएंस आपने बताया था कि जो दो अगर वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कोई जो एक कॉमन चीज आ रही है, यूनिक वो होगी जो उसकी किसी की अपनी वेरिएंस है, जो उसकी अपनी वजह से हो रहा है, उसका, और टोटल वेरिएंस इन दोनों का सामना। सो बेसिकली अगर हम डिफाइन करते हैं अपने मॉडल को ऐसे करके, ठीक है,
अब ये मॉडल है हमारे पास, राइट? तो अब आप देखो कि ये है एप्सिलॉन या ईटा, जो भी आप इसे कह दो, ये कंस्ट्रक्ट है और ये इसके इंडिकेटर्स है x1, x2, x3, ठीक है? अगर मैं इसका कहूँ कि मुझे एक रिग्रेशन इक्वेशन लिख कर दो, तो आप लिखोगे x1 is a function of eta Eta. plus epsilon 1, x2 is a function of eta plus epsilon 2, x3 is a function of eta plus epsilon 3. Now notice one thing, कि x1, x2, x3 are the dependent variables. सॉरी मैम, थोड़ा सा इसको जूम इन कर सकती हैं, हमें दिख नहीं रहा ये जो, ठीक है, थैंक यू मैम। जी, तो देखिए अब यहाँ पे देखो x1 is a function of eta, x2 is a function of eta and x3 is a function of eta, ये 3 equations बनती हैं, बिकॉज एरो क्योंकि x1 में जा रहा है तो x1 डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल eta बनेगा। सो नाउ वी कैन सी दैट दीज 3 इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स कि इनकी कॉज जो है वो कॉमन है और वो है eta. ओके, सो कॉमन कॉज की वजह से देयर इज अ कॉमन वेरिएंस शेयर्ड बाय, और यानी कि ये तीनों की जो मेन कॉज है वो एक ही है, तो कुछ ना कुछ इनमें कॉमनैलिटी है, किसमें? x1, x2, x3 में। ओके, कुछ ना कुछ इसमें कॉमनैलिटी है, तो जो कॉमनैलिटी वाला पार्ट है वो ये मॉडल कैप्चर कर रहा है, और जो पार्ट x1 का, देयर इज अ वेरिएंस व्हिच इज ऑफ x1 व्हिच इज common to x2, common to x3, because the cause of x1, x2, x3 is same. And there is a variance of x1 which is not common to x1, x2, x3, and we call it unique variance, and it is represented by eta 1. So the variance of x1 is divided into 2 parts, the common variance and unique variance. ये बात तो मेरे ख्याल में मैंने पहले बताई थी। Ira, I'm not on mute. जी मैम। So अगर ये बात क्लियर है, तो now there is a thing which now it's a time to make it clear, the main difference between common factor analysis and composite factor analysis. See, in the common factor analysis, whenever we are talking about a construct, we are generally considering the commonality between all these 3 indicators. If we are meant to capture the commonality or the common variance of all these indicators, then it is called common factor model, just like written over here. Okay, इसमें common factor को इससे शो किया हुआ है और unique variance को eta से शो किया हुआ है. But looking at the second model, it's a composite factor model. Common में ज्यादा variance होगा या composite में ज्यादा variance होगा? कंपोजिट में ज्यादा Composite में होगा, क्योंकि yes, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, ये ना सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को एंटरटेन कर रहा है, बल्कि जो यूनिक वेरिएंस है eta 1, eta 2, eta 3, इनके अंदर भी आपस में रिलेशनशिप को वर्कआउट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट फैक्टर मॉडल. सो कॉमन फैक्टर मॉडल जस्ट टॉक अबाउट द कॉमन वेरिएंस एंड एक्सक्लूड द यूनिक वेरिएंस, whereas composite factor model considers the common variance as well as the unique variance. ये बात क्लियर हो गई सबको? जी मैम। अगर ये क्लियर हो गई तो अब मैं एक और बात बताऊंगी और अगला जवाब आप दोगे. मैम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, सॉरी मैम, जो ऊपर हमने देखा है वो कॉमन है, उसमें हमने कहा है कि ईटा इज कॉमन बिटवीन x1, x2 एंड x3. एंड नहीं, ईटा नहीं, वो जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन जो है ये बना रहा है इनको कॉमन. इसमें हम जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है पार्ट, जो नीचे वाले हैं ईटास जिनको आप कह रही हैं, इनको हम नहीं कंसीडर करते यूनिक वेरिएंस को. जो आपका इंडिकेटर है ना x1, उसका एक वेरिएंस है, ठीक है? एक वेरिएंस है जो कि x2 और x3 के साथ कॉमन है. ठीक है. x1 का वेरिएंस एक का पार्ट एक ऐसा है जो कि x2 x3 का के साथ कॉमन है. क्यों कॉमन है? क्योंकि x1 को भी कॉज कर रहा है ईटा, x2 को भी कॉज कर रहा है ईटा, और x3 को भी कॉज कर रहा है ईटा. तो x1, x2, x3 एक ऐसे वेरिएबल्स है जिनकी कॉज कॉमन है. इसकी वजह से इन तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएंस है जो आपस में कॉमन है. ठीक है. ओके, लेकिन x1 में कुछ ऐसा वेरिएंस भी है, कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि x2 के साथ कॉमन नहीं है. उसको हम यूनिक वेरिएंस कहते हैं और उसको हम eta 1 और eta 2 और eta 3 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, राइट. तो नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉडल्स, वन which only consider the common variance, okay, and second which consider the
common variance as well as unique variance. In fact, they consider the complete variance of a indicator to construct a latent variable. ये सारा काम किस लिए हो रहा है? लेटेंट वेरिएबल की मेजरमेंट के लिए हो रहा है. ओके, सो एक दफा लेटेंट वेरिएबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है सिर्फ कॉमन वेरिएंस को लेकर, और एक दफा लेटेंट वेरिएबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है कंपोजिट वेरिएंस को लेकर. ये बात क्लियर हो गई? मैम आप क्लियर जी मैम. अच्छा, अब अगर ये क्लियर होगी तो गौर से सुनो. जो हमने दो तरह के सेम पढ़े हैं, एक पढ़ा है हमने पीएलएस सेम और दूसरा हमने पढ़ा है सीबी सेम. तो जो सीबी सेम, जो पीएलएस सेम है, कौन सा वाला? पीएलएस सेम. जो पीएलएस सेम है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मैक्सिमाइज करे वेरिएंस को, ठीक है. और जो सीबी सेम है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्या आपका प्रेस्क्राइब्ड मॉडल डेटा को फिट करता है, डेटा के साथ कोहेरेंट है, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव वेरिएंस की मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है. राइट? गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और जवाब देना आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई है कि दोनों का डिफरेंस एक मैक्सिमाइज करते हुए. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, डू लेट मी नो कि पीएलएस सेम जो है वो कंपोजिट फैक्टर मॉडल होगा या कॉमन फैक्टर मॉडल होगा? कंपोजिट. बाकी लोग? मैम कंपोजिट फैक्टर मॉडल. एब्सोल्युटली राइट, ये कंपोजिट मॉडल फैक्टर मॉडल होगा. आंसर बड़ा होगा इसका. ठीक है कामरान, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. ये कंपोजिट, क्योंकि ये सारे वेरिएंस की मैक्सिमाइजेशन है, तो इट विल कंसिडर एवरी काइंड ऑफ वेरिएंस कंटेनिंग द कॉमन वेरिएंस एंड द यूनिक वेरिएंस. अब कामरान, आपसे दोबारा सवाल है, जब हम पीएलएस सेम कर रहे हैं which is trying to maximize the variance of the indicators, considering both types of variances, the common variance and the unique variance. In fact, it's considering the composite variance of all the indicators. तो अगर एक ऐसा मॉडल जो कि हर तरह के वेरिएंस को कैप्चर कर प्रोसीड कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा वेरिएंस होगा उस मॉडल में जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रह गया हो या वो लेफ्ट आउट रह गया हो? मैडम वो लेफ्ट आउट नहीं रह सकता क्योंकि वो नहीं रह सकता. सब आपस में जुड़े हुए हैं आपस में. वेरी गुड, नहीं रह सकता. लेके चल रहा है. नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड मी अर्लियर. लुक एट दिस. इन दिस मॉडल यू आस्क्ड मी वन थिंग कि मिस यहाँ पर कोई एरर टर्म क्यों नहीं है? और मैंने कहा था क्योंकि ये पीएलएस सेम है जिसमें एरर नहीं होती है. उसकी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी. आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन दैट व्हाई एरर टर्म आर नॉट देयर इन दिस मॉडल. क्योंकि ओमिटेड इसमें कुछ भी नहीं. अब हाँ, क्योंकि इसने सबको ले लिया साथ सारे वेरिएंस को कैप्चर करके ये सारी एस्टिमेशन की है. सो नथिंग इज लेफ्ट आउट, सो नथिंग इज अ यूनिक वेरिएंस. एवरी वेरिएंस इज बीइंग कैप्चर्ड इन डिफाइनिंग दीज कंस्ट्रक्ट्स. एम आई क्लियर? मैडम आज की क्लास में जफर भाई नहीं है, तो इसका मतलब कि जफर भाई ओमिटेड है तो वो फिर कॉमन वाले में हो जाएंगे. और अगर सबको ये जफर भाई भी होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये पीएलएस वाला मॉडल है क्योंकि पूरी क्लास शामिल है. मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा हाँ कहने से पहले. हाँ लग तो रहा है. हाँ मैम अगर आज की क्लास में हम कोई पार्टी कर रहे होते तो फिर कामरान वाली सजेशन ज्यादा अपील करती. अच्छा हाँ सही है, दोनों की बात सही है. यस ऐसी ही बात है कि इसमें कोई यूनिक वेरिएंस नहीं है, इस वजह से इसमें कोई एरर टर्म नहीं है. जबकि आप सीबी सम जो है वो मैंने आपको बताया ना, वो कॉमन, जैसे आपने कहा कि ये कॉम्पोजिट फैक्टर मॉडल होना चाहिए पीएलएसएम, तो सीबी सम जो है वो कॉमन वेरिएंस मॉडल है, कॉमन फैक्टर मॉडल है. तो ऑफ कोर्स उसके अंदर एरर्स नजर आने चाहिए, है ना? जी मैम. मेक सेंस? जी मैम. चलो ग्रेट. मैम अब अगर आपने ये मॉडल हमें सीबी का करवाया होता तो एरर जो आपने पीछे कोई दिखाई भी थी एक दफा किसी और टाइम पे जिसमें एरर टर्म्स थे, मैं अभी बीटास थे. अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट. अगर इसमें से निकल आया तो नजर आया कुछ छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं. ये मैम से हैं. ये यूनिक वेरिएंसेस है इन इंडिकेटर्स के जो ये मॉडल कैप्चर नहीं करता जब ये अपनी एस्टिमेशंस करता है. ठीक है.
ठीक है, समझ आ गया? तो जब मैम फिर एक दिस लीड्स मी टू अ क्वेश्चन के फिर तो PLSM ज्यादा बेहतर नहीं है बिकॉज वो सारी तरह के वेरिएंसेस को केटर करता है और वो डिपेंड करता है apparently तो कि यही हमारा लगता है, पर्पस क्या है। हाँ apparently तो यही लगता है, लेकिन इट्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड कि आपका कौन सा Okay. वाला मॉडल किस वक्त सही है और कौन सी किस मॉडल की क्या लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस को दूसरा मॉडल किस तरह कैप्चर करता है। तो अभी हम जब पढ़ेंगे ना कंपैरिजन, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसके ऊपर जाएं। ठीक है, तो तो अभी मैं ये सवाल का जवाब अगेन नहीं दे सकती, इसके लिए जस्ट हैव टू होल्ड ऑन, राइट? बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन PLS। एक इनिशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, और ये एक डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो वन बाय वन हम सीखेंगे। ओके, वी आर डन विद दिस स्लाइड एंड यू अंडरस्टैंड इट वेल, ग्रेट। आगे चलते हैं। सो अभी क्या लिखा है, इसको छोटा करना पड़ेगा गाइस। ठीक हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते ऐसे करके। हाँ जी, ओके, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल है, जो मैंने बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल इंटरनेट से निकाली है आप लोगों के लिए। आई होप कि मैंने डिस्कस की थी पहले आपके साथ ये एग्जाइटी और वो सब सर्विस क्वालिटी वाली की जी थी। मैम आपने की थी। बस ये मैं फिर दोबारा की नहीं थी। कर रही। तो ये इसने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये कॉमन फैक्टर एनालिसिस हम समझते हैं इन टर्म ऑफ सर्वेज एंड क्वेश्चंस, और कॉम्पोजिट कैसे समझते हैं ये आप लोग खुद समझ लोगे। ठीक है, मैं आई एम मूविंग ऑन। सो टेक्निकल टेक अवे, कॉमन फैक्टर मॉडल, लेटेंट वेरिएबल कॉजेज इंडिकेटर्स। कॉमन फैक्टर में लेटेंट वेरिएबल कॉजेज इंडिकेटर्स, रिमेंबर गाइस, जब भी आपका CBSEM होगा ना, उसमें आपका जो लेटेंट वेरिएबल होगा ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे डील हो रहा होगा, और आपके इंडिकेटर्स हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे डील हो रहे होंगे। अगेन मुझे ये दिखाना पड़ेगा। मैम सॉरी, ये पॉइंट आप प्लीज रिपीट कर देंगे मैं ताकि हम रिपीट नोट भी भी कर मैं लें। कर देती हूँ, मैंने गलत क्लिक कर दिया, वो टाइम ले रहा है। ये मुझे ये चाहिए। सॉरी, मैंने SPSS को क्लिक कर दिया, वो टाइम ले लेता है। Myra, I'm not mute. मैडम हमें लिंक देंगे आप इसको इंस्टॉल करने के लिए, हम भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगी भाई, मैंने एक नया लैपटॉप अरेंज किया हुआ है इस बात को समझने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि मेरा जो एक लैपटॉप पे एक दफा ये हो जाता है ना, तो ये फिर दोबारा नहीं कर सकता, वो लैपटॉप के नंबर को याद रख लेता है, मशीन को। तो मैंने इसलिए फिर अपनी बेटी का लैपटॉप लिया है कि मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके साथ करूंगी। अच्छा, एक मिनट, क्या बताना चाह रही थी मैं? तहमीना ने सवाल कुछ पूछा था, क्या पूछा था तहमीना? कि मैम फैक्टर मॉडल मैम कैसे? हाँ, ये देखो, ये CBSEM मॉडल है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखो आपका जो कंस्ट्रक्ट है परफॉर्मेंस एक्सपेंडेंसी, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एरो इससे निकल के इंडिकेटर्स में जा रहे हैं, और सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब जरा स्लाइड पढ़ो दोबारा से। कॉमन फैक्टर मैंने बताया था, कॉमन फैक्टर मॉडल CBSEM होता है, लेटेंट वेरिएबल कॉज इंडिकेटर्स। अब समझ में आया? लेटेंट वेरिएबल द कॉज एंड इंडिकेटर आर द इफेक्ट। ठीक है तहमीना? जी मैम। जी मैम। ओके, फिर है फोकस ऑन कॉमन वेरिएंस, यानी इसके पॉइंट्स है। पहला ये है कि इसमें लेटेंट वेरिएबल, यानी कि लेटेंट वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल डील करते हैं, और इंडिकेटर इफेक्ट्स होते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। सेकंड ये है कि ये कॉमन वेरिएंस को लेके चलता है, और तीसरा था कि ये लोकल इंडिपेंडेंस लेता है। सो अगेन यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि लोकल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि वंस वी कैप्चर द कॉमन वेरिएंस आउट ऑफ एवरी इंडिकेटर, व्हाट इज लेफ्ट आउट एज एरर टर्म इज कॉल्ड लोकल इंडिपेंडेंस। अब जो रह गया उसके अंदर इंडिकेटर्स में, वो उसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है, दैट्स कॉल्ड लोकल इंडिपेंडेंस। एंड रेजिडुअल कोवेरिएंस आर रिस्ट्रिक्टेड, ये मैं बाद में बता दूंगी। और टिपिकल फॉर CBSEM एंड CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। CBSEM को आप ध्यान में रखें, ये सारे पॉइंट्स किसके लिए वैलिड है? ये CBSEM के लिए वैलिड है, जितनी बातें हैं। Whereas when we talk about the composite factor model, construct is represented as composite of indicators. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, ये बेसिकली उसी बात का जवाब है जो कामरान ने मुझसे पूछी थी कि ये एरर कहाँ है। उसकी जवाब ये है कि जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो कंपोजिट्स होते हैं। किसके? इंडिकेटर्स के। जब कंपोजिट्स होते हैं तो वो कॉमन वेरिएंस को भी कैप्चर कर रहे होते हैं, और कंस्ट्रक्ट में यूनिक वेरिएंस भी कैप्चर हुआ होता है, इसलिए नथिंग इज लेफ्ट आउट। So construct is represented as a composite of indicators.
or use total variance more broadly. Does not require strict local independence. I hope कि ये point भी clear हो गया होगा. Allows residual covariance amongst indicators. इसको छोड़ दीजिए. Typical for PLSM composite modeling. ये modeling लिखा हुआ. Okay, composite modeling. ये clear हो गया. Next चलते हैं. Principal component analysis. Principal component analysis क्यों है? क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका ये PLSM है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ PCA. PCA कहाँ यूज हो रहा होता है? PCA यूज हो रहा होता है इसकी मेजरमेंट मॉडल में, और रिग्रेशन इसका इंटरनल पार्ट होता है. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो एंड ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था. मैम 13 स्लाइड तक किया था. ये कौन सी स्लाइड आ रही है? अच्छा, ये ये पढ़ लेते हैं. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मैंने बीच में और स्लाइड्स भी ऐड कर दिए ना बाद में. अच्छा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रिसर्चर यूजुअली सजेस्ट यूजिंग PCA व्हेन डेटा रिडक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न. किसको ये बात समझ में आई है? डेटा मैंने आपको वो सिखाया था मैम. आपने जब वो मॉडल दिखाया था जिसके अंदर हमारे पास 10 इंडिकेटर थे और हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाया था और उसने हमें 2 कंपोनेंट शो किए थे. बिल्कुल सही. तो तो क्या जो करें? उसके अंदर वैलिड थे, जिसका इन्फ्लुएंस आ रहा था, उसने वो रखे थे, सही और है. जिनका इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा था उसने उसको निकाल दिया था. तो डेटा रिड्यूस हो गया था उसके अंदर. जी उसके अंदर हो गया था. 5 वेरिएबल से 1 वेरिएबल बन गया, 5 से 1. तो हमारे 10 वेरिएबल्स की बजाय हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को यूज करें ड्यू टू PCA. तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या जी. होगा? ये रिड्यूस कर देता है डेटा को. दैट इज व्हेन द फोकस इज टू एक्सट्रैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द वेरिएबल. याद है वेरी मैक्स का वर्ड यूज हुआ था वहां पे. जी क्या था? मैक्सिमाइजिंग द वेरिएंस. हम वो सारे फैक्टर्स कलेक्ट कर रहे थे जो कि उस पर्टिकुलर फैक्टर में मैक्सिमम वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये टोटल मैक्सिमाइज करता है वेरिएंस. इन अदर वर्ड्स, PCA ऑब्जेक्टिव इज टू determine the linear combination of variables that retain as much information from the original variable as possible. Strictly speaking, PCA does not extract factors but components. In contrast, if primary concern is to identify latent dimension, unique variance represented in the variable factor analysis should be applied. So PCA clear हो गया यहाँ से सबको? जी मैम. Factor analysis assumes that each variable variance can be divided into common variance and unique variance, whereas PCA assumes that all variances is common variance, which factor extraction can fully explain. So main difference क्या नजर आ रहा है फैक्टर एनालिसिस का और PCA का? कि PCA जो है कॉमन वेरिएंस को लेके चल रहा है और एक्सट्रैक्शन कर रहा है कॉमन वेरिएंस की, और उससे वो एक वेरिएबल जनरेट कर रहा है, और वो वेरिएबल लीनियर कॉम्बिनेशन है इंडिकेटर्स का. The goal of factor analysis is to explain the correlation between variables. ये छोड़ दो, ये चीजें आपको क्लियर नहीं होगी. यहाँ पे आ जाते हैं. So ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, ये रीड आउट कर लेना. एंड देन हैव अ डायग्राम. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है? वो इस पूरे कंस्ट्रक्ट में इसका जो कॉमन है, सारे इंडिकेटर का कॉमन वेरिएंस है, उसको लेकर ये एक वेरिएबल डेवलप कर रहा है. और फैक्टर एनालिसिस जो है वो यूनिक वेरिएंस को छोड़ देता है. खैर ये भी उसी तरह से ही लग रहा है. सो इसको, लेकिन ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉमन में भी है और यूनिक में भी है. हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसके ऊपर. इसको मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. अभी फिलहाल इसको रहने दे. यहाँ पे कोई ठीक है. ओके, एक मिनट. जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लेते हैं तो वो एक कंपोनेंट लेके, कॉमन कंपोनेंट्स लेके एक वेरिएबल जनरेट कर देता है. ठीक है जी. और वो जो वेरिएबल जनरेट हुआ है, जो कंस्ट्रक्ट जनरेट हुआ है, उसमें सिर्फ कॉमन पोर्शन ही पड़ा हुआ है. ओके जी. जबकि जो फैक्टर एनालिसिस है वो क्या कर रहा है कि वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कॉमन वेरिएंस को और यूनिक वेरिएंस को. जी मैम. प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या कर रहा था? जो यूनिक वेरिएंस था उसको उसने बिल्कुल डिलीट कर दिया, उसको कंसीडर ही नहीं किया, और सिर्फ कॉमन फैक्टर को लेके एक कंपोनेंट जनरेट कर दिया. इसने डिफरेंशिएट कर दिया है बिटवीन कॉमन वेरिएंस एंड यूनिक वेरिएंस. इसको आगे छोड़ के आगे चलते हैं. आगे जाके फिर अच्छा, ये एक आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों को पढ़ने को दिया था.
इसमें इन्होंने एक तीसरी टेक्निक भी बताई हुई है जिसे कहते हैं CCA, ठीक है, कंफर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस। ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, और ये जो पहला कॉलम है और जो आखिरी कॉलम है, इसमें तकरीबन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ इसके अंदर जो चीजें आ रही है ना, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई है, और ये अभी मैं बताऊंगी तो समझ भी नहीं आएंगी, जब आगे आएंगी तो ये सारे कॉलम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैम ये पेपर में भी है और नहीं समझ आई पेपर में भी। हाँ, ये पेपर आपको अभी, क्योंकि मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं किया ना कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, लेकिन जो ऊपर के 2-3 पॉइंट्स है ना इसके, वो इसके भी समझ आ जाएंगे और इसके भी समझ में आ जाएंगे। ऑलराइट, एक चीज याद रख लो, और ये फिर मैं इसलिए आपसे डिमांड नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उतने ही पॉइंट्स डिमांड करूंगी जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट्स जब हम स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे तो वो समझ आ जाएंगे। एक चीज याद रखो कि ये लिख लो कहीं नोट्स में, कि जो PLS है ना, PLSM, वो नहीं, ये भी अभी नहीं समझ सकते। फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी आपको। मैम मैंने जब आर्टिकल नहीं पढ़ी मैम, आपने वैसे बताया था, गूगल किया था। आपने डायग्राम से वैसे बताया था, वैसे नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ, लेकिन ये मेरे ख्याल में, लेकिन आप लिख सकते हो इसको जैसे नोट्स, ये अपनी उसकी मेमोरी के लिए, कि जो CBSEM, जो PLSM है ना, उसके अंदर मॉडल जो है वो फॉर्मेटिव भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। जो CBSEM है उसमें मॉडल हैज टू बी रिफ्लेक्टिव, देयर इज नो चॉइस फॉर फॉर्मेटिव मॉडल अंडर CBSEM। तो CBSEM जो है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एंड ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इन कंपैरिजन टू PLSM, ठीक है। ये बात एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोग लिख लो, ओके। और ये भी पॉसिबल है PLSM में कि आपके कुछ कंस्ट्रक्ट, एक ही मॉडल में कुछ कंस्ट्रक्ट्स रिफ्लेक्टिव होंगे और कुछ कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटिव होंगे, ये बात भी लिख लो। नेक्स्ट, ओके, सो कंसिडरेशन के ये अब हम कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट ले रहे हैं, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट ले रहे हैं कि अगर हम PLSM करना चाहते हैं तो क्या रीजंस हो सकती है कि हम PLSM को यूज करेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू सी, एंड व्हाट सिचुएशंस आर देयर विच आस्क अस टू यूज PLSM। तो ये रेफरेंस है इसका, जो सबसे बड़ा जायंट है इसका PLSM का, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसने सॉफ्टवेयर जो है ये स्मार्ट PLS 3 लोगों ने मिलके बनाया है, इज वन ऑफ देम। तो इसकी रेफरेंसिंग हर जगह पे चलती है, आप जब भी अपना पेपर भी करोगे तो यू विल बी यूजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू हायर, क्या मसला है, रिसर्चर शुड सेलेक्ट PLSM कब, when the analysis is concerned with testing the theoretical framework from a prediction perspective. Do you understand the first point? जी मैम। PLSM कब यूज करेंगे, जब हमने जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जब हमने प्रेडिक्शंस करनी होगी, जो हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रेडिक्शन को मैक्सिमाइज करना। यानी जब हमारा ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन कब होता है, व्हाट इज प्रेडिक्शन, कि जो आपका मॉडल है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं। और प्रेडिक्शन कब होती है, जब आपका मॉडल थ्योरेटिकली सॉलिड हो। और थ्योरेटिकल सॉलिड कब होता है, जब वो मैक्सिमम वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा हो। यानी जब R square, whenever we find a model is containing higher R square, an objective is to use it for prediction purposes, prediction purposes. So we look at that how much solid is it, and one of the way of checking its solidity is to check R square, where R square explains variance over the total variance, ठीक है। तो ये सारी बातें कनेक्टेड है कि PLSM is used in a situation where objective is to maximize variance, is used when the objective is to go for prediction, okay। Are you clear with this point? ओके, यस मैम। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने आपको बताया ना ये मॉडल बहुत फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल को बड़ा इजीली हैंडल करता है, ये लेस डेटा के साथ मॉडल को बहुत इजीली हैंडल करता है, ये उस डेटा को भी हैंडल करता है जिसमें नॉर्मेलिटी अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होती। यानी इट कैन डील वेरी वेल विद नॉन नॉर्मल डेटा, विद स्मॉल सेट ऑफ डेटा, एंड इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स मॉडल। सो यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। व्हेन द मॉडल इज कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड्स मेनी कंस्ट्रक्ट,
इंडिकेटर एंड मॉडल रिलेशनशिप, तो हम PLSM यूज करेंगे। When the research objective is to better understand increasing complexity by exploring theoretical extension of the established theories and exploratory research for the theory development, तो हम ये यूज करेंगे। लेकिन एक चीज इन सबसे सुपरसीड करती है, वो ये कि whether we are using PLSM or CBSM, it is based upon two things. One, literature क्या कहता है, second, theoretical justification क्या है। यानी जो भी आपकी मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आपकी थ्योरी पे बेस करती है कि आपका कंस्ट्रक्ट जो है इसको रिफ्लेक्टिव होना चाहिए या आपके कंस्ट्रक्ट को फॉर्मेटिव होना चाहिए। इससे डिसीजन होगा कि आप PLSM यूज कर रहे हो या CBSM यूज कर रहे हो। बाकी एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आप PLSM पे आ जाते हो बेस्ड अपॉन थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, तो इसकी एडेड एडवांटेज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल को बड़े अच्छे से डील करता है, ये स्मॉल डेटा सेट को बहुत अच्छे से डील करता है, ये नॉन नॉर्मल डेटा को भी डील कर सकता है। ये इसकी एडिशनल बेनिफिट है। दिस शुड नॉट बी द रीजन ऑफ यूजिंग PLSM। द रीजन बिहाइंड यूजिंग PLSM शुड बी थ्योरेटिकल, नॉट दीज नंबर्स। एम आई क्लियर? यस मैम। बच्चे थक गए हैं सारे? नहीं मैम, समझ रहे हैं मैम। जी क्लियर। ठीक है, तो रिस्पांस कम हो गया ना, इसलिए मुझे लगा कि अब शायद थक गए। मैम वो असल में सबके घरों में पीछे ना एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो हाँ। माइक ऑन करते हो जरा। वो हाँ, लेकिन अभी एक मैम मैं तो वैसे भी लाऊं एक घंटे तक अभी नहीं थकना प्लीज। ओके, व्हेन पाथ मॉडल इंक्लूड्स वन और मोर फॉर्मेटिवली मेजर्ड कंस्ट्रक्ट, ये किसकी बात हो रही है, ये क्या बता रहे हैं, कब हमने यूज करना है ये वाला, कि जब हमारे पास मॉडल के अंदर जो है वो फॉर्मेटिव मेजर्स हो। फॉर्मेटिव का जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव अगर आपका कंस्ट्रक्ट होगा तो आप CBSM नहीं यूज कर सकते। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर आपके मॉडल में फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है तो आपने PLSM ही यूज करना है। अगला है व्हेन स्मॉल। सॉरी मैम, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। फॉर्मेटिव का मतलब है कि हमारे पास इंडिकेटर है, उससे हमने कंस्ट्रक्ट बनाना है। ये देखो, ये रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्ट से एरो निकल के उस पे जा रहा है, कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर के साथ जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था CBSM और अगर इसका CBSM में सिर्फ रिफ्लेक्टिव मॉडल यूज होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव है। लेकिन जो PLSM है ना, उसके अंदर रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव दोनों। और फॉर्मेटिव हाँ, मैं दोनों आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। मेरा ना ये बैग भी है, जहाँ पे इंडिकेटर्स है ना, कंस्ट्रक्ट के अंदर एरोज आ रहे होते हैं। हाँ भाई, मुझे नहीं क्रिएट करना है, क्या मुसीबत है से। अच्छा, ये आ गया। ये देखो, ये देखा आपने, मॉडल तो बहुत छोटा हो ये फॉर्मेटिव है। ये देखो, जी मैम, नजर आ रहा है, फॉर्मेटिव है। नजर आया, ये जी। फॉर्मेटिव है, ठीक है। एरोज जो है वो इंडिकेटर से जा रहे हैं इसके अंदर, इंडिकेटर से। ठीक है। अब ये वाला मॉडल जो है वो CBSM से भी एस्टिमेट हो सकता है और ये PLSM से भी एस्टिमेट हो सकता है। लेकिन CBSM में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिव मॉडल ही हो सकता है, फॉर्मेटिव हो ही नहीं सकता। ओके, कहाँ गई स्लाइड्स? ओके, सो ये when the path model includes more or one or more formatively measured construct, when a small population restriction the small size sample size, but PLS also works very well with the large sample data। मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जब डेटा सेट स्मॉल होना तो फिर हम PLSM को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना लिया जाए कि ये सिर्फ स्मॉल डेटा का ही सॉफ्टवेयर है, ये लार्ज डेटा पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। When distribution issues are the concern, such as lack of normality, ये मैंने आपको पहले बताया कि डेटा अगर नॉर्मल नहीं है, आपके इंडिकेटर्स का डेटा जो है, आपने इसको चेक किया, नॉर्मेलिटी चेक करनी आती है आपको डेटा की, कैसे करते हैं? हाँ, नाम ही जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। नो मैडम, नहीं आती। देखो, नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो बेल शेप होते हैं, बेल शेप नॉर्मल होता है। जी। और बेल शेप को चेक करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स, बहुत कॉमन स्टैटिस्टिक्स है, वो है मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कर्टोसिस। हाँ जी, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। आपने जब वो एस्टिमेशन रन करनी है ना, तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देगा सॉफ्टवेयर। जी जी, उसमें आपको देगा मिनिमम की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू, मीन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, वेरियंस की वैल्यू, स्क्यूनेस की वैल्यू, कर्टोसिस की वैल्यू। और वो कर्टोसिस जो है ये उसमें नहीं आता। मैं अभी ये सोच रही कि ये जब भी हम, जैसे हम किसी भी कोई वेरिएबल मेरे पास आता है
मैं उसको डालती हूँ SPSS डेटा में, अगर मैं उसको टैबुलेट करूँ तो नहीं, वो या समराइज या टैब 1, तो जो वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें वो नहीं आता कर्टोसिस, मीन, मीडियन, ये सब वेरिएंस सब आ रहे होते हैं। तो ईव्यूज में मैंने लास्ट टाइम किया था, ईव्यूज यूज किए हुए बहुत साल हो गए। तो ये कर्टोसिस के लिए कोई स्पेशली हमें कमांड डालनी पड़ती है या फिर ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, इसको जो आप जी, जी। रन करते हो ना, कैलकुलेट करते हो PLS एल्गोरिदम, ठीक है, तो ये आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे देगा। ये आपको ओके। पूरी यहाँ, और उसमें कर्टोसिस की वैल्यू होती है, ठीक है, मैं भी निकाल के ये बाद में दिखाऊंगी, फिर डिविएट हो जाएंगे आप, तो ये खुद दे देगा आपको वैल्यू सारी। ओके, नो वरी अबाउट इट। और इसके अलावा एक और तरीका भी होता है ना, वो जाग-बेरा टेस्ट होता है, उससे भी कर लेते हैं, लेकिन हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कर्टोसिस और स्क्यूनेस देगा, और इवन वो पाथ, ये जो इंडिकेटर्स है ना, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देगा, वहां से भी पता चल, यानी डायग्राम देता है, उधर से भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा इंडिकेटर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन नॉर्मल हो, आप PLSM आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। फिर अगला है व्हेन रिसर्च रिक्वायर्स लेटेंट वेरिएबल स्कोर फॉर द फॉलो अप एनालिसिस। ये क्या, इसका मतलब कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, क्या मतलब है इसका? रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स मिल जाए, लेटेंट वेरिएबल, हाँ, ताकि वो फर्दर एनालिसिस कर सके। ये लेटेंट वेरिएबल स्कोर क्या चीज होती है? मैम ये फैक्टर लोडिंग्स, बीटा की जो वैल्यू है, जो पॉइंट्स में आ रही थी, दोनों गलत है, दोनों गलत मैम है। सीरीज ऑफ डेटा जो हम अनऑब्जर्व्ड को जब हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट, जब हम अपना PLS एल्गोरिदम रन करते हैं ना, तो हमारे पास लोडिंग्स आती हैं, और उसकी मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लेटेंट वेरिएबल की वैल्यूज दिखाते हैं। जैसे वो आई थी ना वैल्यूज, मैंने कहा था दैट वैल्यू इनटू टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 1 प्लस दैट वैल्यू इनटू टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 2 प्लस, वो करके सीरीज जनरेट हो जाएगी। और मैंने आपको डेटा भी दिखाया था कि अब आपके पास हर हाउस होल्ड के सामने टेक्स्ट सिंप्लिसिटी का एक नंबर जनरेट हो जाएगा। वो क्या है? वो लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स हैं। ओके, लेटेंट वेरिएबल स्कोर का मतलब है लेटेंट वेरिएबल का डेटा। पहले तो नहीं था ना लेटेंट वेरिएबल, टेक्स्ट सिंप्लिसिटी का डेटा तो नहीं था ना मेरे पास, और टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 1 का, टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 2 का और 3 का डेटा था, वो ऑब्जर्व वेरिएबल्स थे। तो उससे मैंने लेटेंट वेरिएबल डेवलप किया टेक्स्ट सिंप्लिसिटी का, जो कि इस सॉफ्टवेयर ने मुझे दिया। तो जो उसकी वैल्यूज आएंगी ना, उसको हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स। ओके, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपको लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स चाहिए ताकि आप उसको फर्दर एनालिसिस में यूज करें, तो PLSM पे आ जाओ। इज इट क्लियर? मैम मुझे ये थोड़ा सा नहीं समझ आया। अगर What do you don't understand out of it? क्या चीज? मैम स्कोर्स कौन से वाले होते हैं जो आपने एक दिखाई थी, जिसमें वो हम कह रहे थे डिपेंडेंट, जो इक्वेशन आपने एक दिखाई ये थी। फाइल है ना, ये जी, फाइल जी, है ना, मैम। तो हमने डाटा में यूज किया, मॉडल में यूज किया था टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 1, 2 एंड 3। सपोज ये नहीं यूज किए हुए, अब वो जी, जी। जो लाइन बनी हुई थी ना टेक्स्ट सिंप्लिसिटी से टेक्स्ट सिंप्लिसिटी 1 पे, उसपे एक जी, जी। नंबर आ रहा था 0.8, पॉइंट या जी, जी। दूसरे वाले पे समझ- 0.2 आ रहा था, और तीसरे पे भी 0.8 आ रहा था। तो हम ठीक क्या है। करेंगे, 0.8 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस Okay. 0.8 इंटू 1, एंड दैट विल गिव यू अ नंबर। वो नंबर Okay. किस चीज का होगा? वो टेक्स्ट सिंप्लिसिटी का पहला नंबर होगा। दैट वाज द ठीक है। लेटेंट वेरिएबल। ठीक है। ओके, उसको वो जो नंबर आएंगे उसको कहते हैं लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स। ओके। ओके, इसको कहते हैं, और ये इसमें ऑटोमेटिकली आते हैं। ये मैंने PLS एल्गोरिदम रन किया था इसका, ग्राफिकल आउटपुट पाथ इनडायरेक्ट। एक मिनट, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ लेटेंट वेरिएबल्स। ये देखो क्या चीज है, ये लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स है। ये चेक करो, नजर आ रहा है ऊपर, लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स। ये उस मेथड से जनरेट हुए। ओके, जी मैम, सारे देखो, हर ये हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 42 ऑब्जर्वेशन थी, और उसका ये इकोनॉमिक साइकिल ये कॉम्पोजिट्स को जो तीन को ऐड करके कंपोजिट्स है, ये कंपोजिट्स है, बिल्कुल जो आप कंपोजिट्स कह रहे हो वही लेटेंट वेरिएबल। ओके। अच्छा, अच्छा। या और ये देखो यहाँ पे वो भी आ गया, स्कोर्स आ गए, कोरिलेशंस, कोवेरिएंसेस एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड सी द डिस्क्रिप्टिव। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस नजर आया? ये देखो, मैम जी, कर्टोसिस भी। कर्टोसिस कर्टोसिस 1 और -1 के बीच में 1 होता और है। -1 होता है, लेकिन ये जरा स्ट्रिक्ट वैल्यू है। जो ज्यादा फ्लेक्सिबल वैल्यू है वो -3 और +3 के दरमियान है। ठीक है मैम। ठीक है,
ओके और उसके अलावा एल्गोरिदम, मॉडल डेटा, इनर मॉडल, आउटर मॉडल, बस ठीक है, इतना काफी। आगे चलते हैं। ये वाला ठीक है, ये हमने स्लाइड की सारी चीजें समझ ली। अगला चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल एंड प्रॉक्सीज। हाँ, इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये मुझे बताओ कि सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल है, इज इट मेजरेबल? सेटिस्फेक्शन मैडम मेजर होता है। डायरेक्टली तो मेजर नहीं होगा, ये एक भाई लेटेंट आप वेरिएबल कामरान है। मुझे बताओ, इस लेक्चर से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, न्यूमेरिकली बताओ। मैडम मैं अगर उसको करूँ ना कि ग्रेडिंग वाइज करूँ 1 से लेके 10 तक, तो मैं कहूंगा जी मुझे 8 तक की इसकी सेटिस्फेक्शन मिली है। तो बेसिकली आप लिक्विड स्केल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना? जी जी मैडम, ठीक ऐसे है, ही। ये तो आप बता रहे हो ना क्योंकि आप खुद सब्जेक्ट हो। लेकिन सपोज जी। करो कि मैं आपकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करना चाह रही हूँ कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द लेक्चर, तो मैं किसी एक चीज से नहीं करूंगी, बल्कि मैं 4-5 चीजों को एनालिसिस करूंगी। मैं आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं देखूंगी आपके रिस्पॉन्सेज क्या थे क्लास के अंदर, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, आपके और बहुत से रिस्पॉन्सेज देखूंगी, एंड देन आई विल गेट टू नो कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, राइट? जी मैडम। तो ये जो ऐसे हर ही। वो वेरिएबल जो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम किसी इंडिकेटर्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है, एंड वी कॉल देम कंस्ट्रक्ट्स। जी बिल्कुल ओके, ठीक हो गया। सो जितनी भी हम रिलेटेड वेरिएबल्स हैं ये कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है, राइट? एक होते हैं ऑब्जर्व वेरिएबल्स और एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स। सो वी आर वर्किंग विद द कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स। सो लेट मी रीड फ्रॉम द स्लाइड नाउ। कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल रिप्रेजेंट्स broad ideas or thoughts about broad concepts that researchers establish and propose to measure in their research. For example, customer, इत्तेफाक से वही आ गया, customer satisfaction. नेक्स्ट है, उससे कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंट द कंसेप्चुअल वेरिएबल इन स्टैटिस्टिकल मॉडल सच एज इन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल। दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल होते हैं उनको हम अगर मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्म दे दें तो उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप डिफाइन कर देते हो कि आपने जो कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है उसको मेजर जिस तरह से करना है, जो मेजर करने के बाद चीज आएगी उसे हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। Constructs are not directly observed, rather inferred mathematically from manifest variables. And what are the manifest variables? I told you earlier कि जो indicators हैं उनका नाम manifest variables भी होता है और उनका नाम items भी होता है। तो उन्होंने कहा जो construct है वो directly observe तो नहीं कर सकते, लेकिन manifest variables के थ्रू हम इसको identify करते हैं, that are observed directly। और manifest variables कौन से होते हैं? जो कि directly observable होते हैं। So manifest variables are also referred as items और indicators। ये तो मैं अभी बताया। आगे चलते हैं, conceptual variables and proxies। हम now we are continuing the discussion on the conceptual variable. Firstly we define the conceptual variable, and then we talk that if we want to measure them, then we measure them through the construct, and construct are measured through the items or the manifest variables or the indicators. And the next concept which we are talking about is conceptual variables, that these conceptual variables are not actually calculated variable, but they are the proxies of that पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल। यानी अगर सेटिस्फेक्शन को मैं कामरान की मेजर कर रही हूँ तो वो मेरी एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, बल्कि वो प्रॉक्सी है उसकी सेटिस्फेक्शन की। सो लेट्स रीड इट। All measures of conceptual variables are approximation or proxies for the conceptual variable, independent of how they are derived. Right? ये जुमला क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें पता है फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव दो तरह के होते हैं। Thus, irrespective of quality with which the conceptual variable is theoretically substantiated and operationally defined, and the rigor that encompasses measurement model development, any measurement in structural equation model produces only proxies for latent variable। तो ये जो एक रेफरेंस दे दिया है इस बंदे का, और बात फोर्स किस पे किया जा रहा है? फोर्स सिर्फ इस बात पे किया जा रहा है कि आप जितनी मर्जी अच्छी टेक्निक लगा लो, आप जो मर्जी मेथड यूज कर लो, लेकिन एंड पर जो आपके पास कंस्ट्रक्ट आएगा वो कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल की एब्सोल्यूट मेजर नहीं हो सकती, वो उसकी सिर्फ प्रॉक्सी होगी। इज इट क्लियर? यस मैम। जी मैम। चलो ओके। अच्छा ये देखो, ये मैंने ना इसी की एग्जांपल है, जो कि मेरी जो पिछली स्लाइड है ना इसकी ये एग्जांपल है जो मैंने समझाने के लिए लिखी है।
बट आई होप कि आपको समझ आ गया, सो यू कैन गो फॉर सेल्फ रीडिंग फॉर दिस। अब कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल की मेजरमेंट के दो तरीके। हाँ, ये आगे मजे की चीज। ये देखो, मेजरमेंट मॉडल क्या करता है, वो कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है, राइट? और कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल की प्रॉक्सी। क्लियर? उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। ये नजर आ रहा है? छोटा तो नहीं लिखा हुआ ज्यादा? जी मैम, नजर आ रहा है। ओके, तो दो तरीके, एक है रिफ्लेक्टिव और एक है फॉर्मेटिव। अच्छा, जो रिफ्लेक्टिव है, एज यू नो कि उसमें एरोज जो होते हैं वो इंडिकेटर्स में जा रहे होते हैं, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ठीक है? आगे इसके ना कॉन्सेप्ट आएंगे वैलिडिटी के और इसके। मैं अभी सिर्फ डायग्रामेटिकली बता रही हूँ वैलिडिटी, और वो फॉर्मली डेफिनेशन आएगी तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। एक एग्जांपल में दे देती हूँ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिस्कस करने के लिए। देखो, अगर आपने टेम्परेचर किसी का चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो कि किसी बंदे को टेम्परेचर है कि नहीं है? थर्मामीटर के साथ। और भी कोई तरीका है? पहले हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के भी चेक करते हैं। ये दो उसकी तरीके हैं। नब्ज चेक करते हैं, नब्ज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? एक नब्ज जो है वो आप स्टेथोस्कोप से चेक करो, उससे चलो, एक आप हाथ से कर लो, है ना? हर तरीका है। तो आपको क्या लगता है, ये हाथ लगा के टेम्परेचर चेक करना ज्यादा सही होगा या फिर थर्मामीटर से? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से। अच्छा, एक बात और बताओ, सपोज करो कि तहमीना को बुखार हुआ है या तहमीना को टेम्परेचर है, ठीक है? और मुनज़्ज़ा चेक कर रही है, और फिर जुनैरा चेक करी। जुनैरा जो है वो बाहर ठंड पड़ी हुई है, और जुनैरा आती है बाहर से, और बाहर का टेम्परेचर है 5 या 4, और जुनैरा बाहर से आ रही है, उसको सख्त सर्दी लगी हुई है, और आके वो तहमीना का टेम्परेचर चेक कर रही है हाथ से। तो क्या लगता है कि क्या कहेगी मुनज़्ज़ा, नहीं, जुनैरा क्या कंक्लूड करेगी कि इसको बुखार है कि नहीं है? नहीं है बुखार। जब आप देखो, ऐसा पता क्या होता है, अम्मियों का ये बड़ा है, जितनी भी यहाँ पे अम्मियाँ बैठी है ना तो जब सर्दी लगती है ना तो वो अपने बच्चों को ज्यादा बच्चों को तो कपड़े बना देती है। तो ये बिल्कुल वही है कि जब आप बाहर से आते हो ना, आपका हाथ ठंडा होता है, तो आप ठंडे हाथ से किसी को भी टेस्ट करोगे ना तो उसको आपको वो गर्म ही लगेगा, चाहे वो गर्म ना भी हो रहा हो। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि once it's the measurement of temperature is done through manual process जैसे हाथ से, तो it will vary from person to person। लेकिन अगर एक थर्मामीटर पड़ा हुआ है, and if this thermometer is used either by Zunaira or by somebody else, वो टेम्परेचर एक ही बताएगा एक बंदे का। तो ज्यादा रिलायबल क्या है, हाथ या थर्मामीटर? थर्मामीटर। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई मेजर कितनी कंसिस्टेंट है। थर्मामीटर इज अ कंसिस्टेंट मेजर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एम आई क्लियर? यस मैम। जी मैम। ये होती है रिलायबिलिटी, यानी कि कोई कंस्ट्रक्ट कितना कंसिस्टेंट है, कोई मेजर कितनी कंसिस्टेंट है। यानी जो आपने, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट और इंडिकेटर्स की बात करते हैं ना, तो हमने कुछ इंडिकेटर से एक कंस्ट्रक्ट को मेजर किया। रिलायबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि जो इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए वो कितने कंसिस्टेंट हैं। यानी कि सपोज करो कि मैंने जैसे टैक्स कंप्लायंस को 5 इंडिकेटर से मेजर किया और वो मैंने लिटरेचर से लिए। लिटरेचर से लेने का मतलब है किसी और ने भी वही इंडिकेटर्स लेके टैक्स कंप्लायंस को मेजर किया, राइट? फिर किसी और ने भी उसी इंडिकेटर्स की मदद से टैक्स कंप्लायंस को मेजर किया। अगर मेरे रिजल्ट्स और हर XYZ के रिजल्ट्स सिमिलर आते हैं उन इंडिकेटर्स को लेके, तो मैं कहूंगी जो द इंडिकेटर्स विच आई एम यूजिंग टू मेजर द टैक्स कंप्लायंस आर रिलायबल। एम आई क्लियर? जी मैम। So consistency is called reliability, and then come to the validity part। Validity का मतलब ये है कि क्या जो हम चीज यूज कर रहे हैं किसी को मेजर करने के लिए, is that a valid measure, is that a right measure to use it। जिस लाइक कि अगर क्या थर्मामीटर जो है वो इंसान का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? तो थर्मामीटर एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो हाथ है
वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो रिलायबिलिटी का मतलब है जो मर्जी उस डिवाइस को यूज करे, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करे, सेम जवाब आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, क्या वो उसका वैलिड इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब इसी कहानी को आप फिक्स कर लो इंडिकेटर्स और कंस्ट्रक्ट के साथ, कि हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। सो वी हैव टू चेक either they are reliable, we have to check are they valid, am I clear? यस मैम। ठीक है, बात समझ आ रही है रिलायबिलिटी वैलिडिटी की? जी मैम। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हमने इसको कैसे चेक करना है, इसका फर्दर क्वेश्चन कि रिलायबिलिटी कैसे चेक होगी और वैलिडिटी क्या। तो ये ऐसे नहीं है कि हमने एक दो स्टेटमेंट में चेक कर लेना, रिलायबिलिटी की स्टैटिस्टिकल मेजर है। जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम किसी कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस को मेजर करने के लिए टी इस्तेमाल करते हैं, एफ इस्तेमाल करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं। इसी तरह से रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, उसे कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, कंटेंट रिलायबिलिटी, और वो क्रॉनबैक अल्फा, क्रॉस लोडिंग्स, ये इस तरह की चीजें होती हैं। अभी डोंट वरी अबाउट इट, ये पूरी डिटेल में आएगा, बट मैं आपको नाम बता रही हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से वैलिडिटी को मेजर करने के लिए भी बहुत सारी मेजर्स होती हैं, जिसमें HTMT आता है और क्या आता है, फॉर्नल लेकर आता है। ये सारे टेस्ट है जो फॉर्मल टेस्ट है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर करने के लिए। ये वाली बात समझ आ गई सबको? यस मैम। चलिए अब मैं स्लाइड को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल को मेजर करने के दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव, सेकेंड इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। रिफ्लेक्टिव जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये देखो, ये जो छोटा सा बना हुआ है ना, ये सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल जिसको आप मेजर करने जा रहे हो, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्कल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कंस्ट्रक्ट को, जो इस कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल के थ्रू हम बना रहे हैं। साइज में ना जाना, बस इसको इसी तरह से ले लो, ठीक है। और अंदर जो पड़े हुए ना ये वाई, ये कंस्ट्रक्ट है जो मेजर हो रहा है, मतलब ये पूरा वेरिएंस है। और ये जो सितारा सा बना हुआ है, स्टार सा, ये वो कंस्ट्रक्ट है जो कि हम इस कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल को मेजर करने के लिए ये कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं। और इन कंस्ट्रक्ट को किसकी मदद से बना रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं हम? मैनिफेस्ट वेरिएबल, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स, इंडिकेटर्स x1, x1 x2 x3 x4, ठीक है जी। अब आपका जो है ये रिफ्लेक्टिव मॉडल है या फॉर्मेटिव मॉडल है? ये वाला, ये रिफ्लेक्टिव मॉडल है। ये रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स है जो कि एक कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं y1, और ये कंस्ट्रक्ट जाकर इस कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल की प्रॉक्सी है। ये क्लियर हो गया? ठीक है अब जी। हमने देखना होता है कि जो कंस्ट्रक्ट बना है क्या ये रिलायबल है, क्या ये वैलिड है, यानी जो इंडिकेटर से मिलकर ये हम कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं इसमें रिलायबिलिटी या वैलिडिटी होल्ड कर रही है। तो डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्चुअली तो हम आगे करेंगे, डायग्रामेटिकली इस तरह से किया है कि ये आपका कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है और ये आपका कंस्ट्रक्ट है जो कि आपने मैनिफेस्टेड वेरिएबल से बनाया। तो इन दोनों का डिस्टेंस जितना कम होगा वैलिडिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इंडिकेटर्स यूज किए हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो बहुत क्लोज हैं इस कंस्ट्रक्ट के। सो कंस्ट्रक्ट इज वेरी क्लोज टू कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी प्लीज। ये जो y1 है, हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, और आगे जो x1 x2 x4 जो है, हम कहेंगे इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑल्टरनेट? नो 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 नहीं नो, मैं बताती हूँ कामरान, नहीं। आप कर रहे हो, सुनो। जो आप बात कर रहे हो ना वो स्ट्रक्चरल मॉडल की बात कर रहे हो। अच्छा, structural model। हाँ, स्ट्रक्चरल मॉडल जो होता है ना, इनर पार्ट होता है, वो थ्योरी को प्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम एंड ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो क्वांटिटी डिमांड है, ऐसे तो क्वांटिटी डिमांड एक ऑब्जर्व वेरिएबल है, आप क्वांटिटी डिमांड को मेजर कर सकते हो, लेकिन इसको आप रिप्लेस कर दो किसी लेटेंट वेरिएबल के साथ। तो ये डिस्कशन हो रही है कि वो लेटेंट वेरिएबल कैसे मेजर होगा, तो उसकी बात हो रही है। और फिर ये बात हो रही है कि आपने लेटेंट वेरिएबल तो चलो मेजर कर लिया, आपने एक फार्मूला बता दिया, रिफ्लेक्टिव वे से मेजर कर लिया, क्या आपकी मेजर जो है वो रिलायबल भी है
क्या आपका जो लेटर वेरिएबल जो आपने मेजर किया वो वैलिड भी है, तो उसकी बात हो रही है ये। अच्छा, ये सेटिस्फेक्शन एक्चुअली है, हाँ बिल्कुल, हाँ सेटिस्फेक्शन है, गुस्सा है या कि बुखार है। तो सेटिस्फेक्शन को आप मेजर करोगे, सपोज आपने किसी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, आप पूछ रहे हो कि सवाल पूछ रहे हो वुड यू लाइक टू विजिट इट अगेन, और डू यू लाइक द फूड, डू यू लाइक द एम्बियंस, ये सब क्या चीजें मेजर कर रही हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को। तो अब सवाल क्या हो रहा है कि ये जो 3 सवाल आपने पूछे हैं, क्या ये वैलिड क्वेश्चंस हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए? क्या इससे जो कंस्ट्रक्ट आएगा वो एक रिलायबल कंस्ट्रक्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए? डू यू अंडरस्टैंड मी नाउ? जी हाँ ठीक जी है। मैडम। मैम ये जो डिफरेंस वाली बात आपने बताई है कि कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उसका क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल अपने जो आपने कंस्ट्रक्ट बनाया है ना, वो अपने कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल से बहुत क्लोज है, यानी वैलिड है। ओके ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब ये है, देखो ये बिल्कुल सेंटर में फिट इन किया हुआ है, सेंटर में। ठीक है। इसका मतलब है कि वो मेन क्रक्स को काउंटर कर रहा है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्ट आपका आए इसके बिल्कुल सेंटर में आए। सेंटर का मतलब ये है कि वो मेन जो उसका पार्ट है ना कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल को का उसको कैप्चर कर रहा है। मैडम हम कह सकते हैं ये जो ऊपर छोटा सा जीरो बना हुआ है, अगर 103 बुखार के करीब करीब अब होंगे तो डॉक्टर ने मेडिसिन देनी है। नहीं यानी उसके नजदीक आएंगे तो इसका मतलब कि वो नहीं, मेडिसिन ये की जरूरत है। मेडिसिन अपना मॉडल दुरुस्त करें। या अगर कहेंगे कि जी अमृतसर ये कि अगर समोसे अच्छे हैं, अगर बार बार जाएंगे तो फिर इसका मतलब कि उसके समोसे सचमुच अच्छे हैं। हाँ, ये वाली बात सही ये एक क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ। जाना, आपका जाना एक इंडिकेटर है कि यू लाइक समोसा, समोसा इज गुड। और इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी हो सकते हैं। लंबी लाइन लगी हुई है, आपको खानी बहुत देर में मिलती है, इस तरह की बातें। ठीक है। सो आर यू क्लियर विद दिस? के रिफ्लेक्टिव भी समझ में आ गया तो मेरे सवाल कि इसमें आपको ये समझ आ गया कि रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ये कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्ट बन रहा है, ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स है, और वैलिडिटी का मतलब क्या और रिलायबिलिटी का मतलब क्या। आर यू क्लियर ऑल दीज थिंग्स विद ऑल दीज थिंग्स? जी मैम। अगला चलते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव के अंदर फॉर्मेटिव एक कॉजल मॉडल है। ठीक है। कॉजल का मतलब क्या होता है? इट कैन बी कॉजल, इट कैन बी कॉम्पोजिट। अच्छा, अब जो मुझे अगर कोई इस सवाल का जवाब दे, देखो बाकी मैं सब बताऊंगी, अगर किसी ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया तो आई विल बी रियली कन्विंस्ड कि आपको समझ आया। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिव, डू यू सी दिस एरोस इंडिकेटर्स कहां से कहां जा रहे हैं? ये जी मैम। तरफ जा रहे हैं। So everyone understands this arrow's जी मैम। direction now? गोइंग फ्रॉम इंडिकेटर टू कंस्ट्रक्ट। Exactly. अच्छा, ये बताओ कि जब हम फॉर्मेटिव वाली बात कर रहे थे तो यहाँ पे E1, E2, E3, E4 बना हुआ था। X5, X6, X7, इसमें X8 हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन और जी कामरान आप क्यों नहीं है? यूनिक नहीं। दोनों ये PLS वाला लगता है। नहीं मैम PLS सम से कंप्यूट हुआ है इसलिए। नहीं, PLS की तो बात ही नहीं नहीं, करना। मेन बात करो। एरो कहाँ पर आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। ये वाइड हाँ जी। ये कॉजल है, ये रीजन है। एरो डिपेंडेंट में आता है ना। और हाँ, जी डिपेंडेंट जी कौन सा होता डिपेंडेंट है? में डिपेंडेंट कौन सा होता है? जहाँ पे एरो इंसर्ट हो रहे होते हैं। जो इनसाइड हो रहे थे। जी जी। तो यहाँ पे जब एरोज इंसर्ट हो रहे थे तो यहाँ पर एरर्स आ गए, एरर टर्म्स लेकिन यहाँ पर एरोज जी, जी। इंसर्ट नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं। एरोज कहाँ इंसर्ट हो रहे हैं? जी। जाके कंस्ट्रक्ट के अंदर। तो और dependent- वहां पे उसके साथ ये जी लिखा हुआ है, वो उसके एरर टर्म। अच्छा हाँ, तो अब एरोज जाके कंस्ट्रक्ट में क्या नाम था उनका? किंजा नहीं, किंजा नाम मैम खिजरा। खिजरा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना ये Y2 इसका कंस्ट्रक्ट है, X5, X6, X7, X8 इसके इंडिकेटर्स हैं। मुझे जरा रिग्रेशन इक्वेशन बताओ इसकी। मैम y2 is the function of x5 plus x6 plus x7 plus x8. एनीथिंग एल्स? मैम w5 w6 भी हम बीच में नो एक्चुअली पार्शली ठीक है आपका, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस की है। Y2 इज अ फंक्शन ऑफ W5 X5
प्लस W6X6 प्लस W7X7 प्लस W8X8। ये बात समझ में आ गई? यस, लेकिन इसमें एक Plus चीज error और term. मिसिंग है, प्लस एरर टर्म। एंड व्हाट इज दैट एरर टर्म? Z2, Z So theta. the whole model would जी, be y2 is a function of W5X5 plus W6X6 plus W7X7 plus W8X8 plus Z2 Z2। plus Z2। ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि जो W's हैं ये जी बीटा मैम, ये कोएफिशिएंट्स हैं। एरर ये बीटा नहीं है, ये Coefficient W है। इसकी, हाँ कोफिशिएंट है। कामरान, अभी तक जितना आपने समझा उसके हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि ये W's जो है ना ये बीटाज ही है, क्योंकि अगर हम इसको रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं तो W's बीटाज ही है, लेकिन CB यानी कि फॉर्मेटिव मॉडल की लैंग्वेज में इसको हम वेट्स कहते हैं, इसलिए वेट्स कहते हैं इसको W से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो होती है ना फॉर्मेटिव और लोडिंग्स कहते हैं। हाँ रिफ्लेक्टिव मॉडल में इनको लोडिंग्स कहते हैं, इसलिए L से शो किया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जितना आपने सीखा उसके हिसाब से ये बीटा कोफिशिएंट्स की तरह ही डील कर रहे हैं। यू आर राइट, ठीक है। तो सबने किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस मॉडल के अंदर? मैम मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन है मैम, जो हम जी ले रहे हैं एरर टर्म को, ये सबके कॉम्पोजिट एरर टर्म है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल का वो वेरिएंस है जो एक्सप्लेन नहीं हुआ। ओके, ये Y2 की एरर टर्म है। वेरी y2 की जो आपका देखो y2 डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं x5 x6 x7 x8 मिलकर, और कुछ पार्ट है जो इनके थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, वो है Z2। ओके, सर रिग्रेशन इक्वेशन में होता है ना y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u, तो अल्फा प्लस बीटा x का डिटर्मिनिस्टिक पार्ट होता है, वो आपका बन गया y2 एज अ फंक्शन ऑफ x5 6 7 8, और प्लस एरर जो है ना वो Z2 पार्ट बन गया। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जरा देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? कौशल कॉजल कॉजल इंडिकेटर। तो ये जो रिग्रेशन होता है ये कॉजल मॉडल नहीं होता क्या? बिल्कुल मैम। जी मैम। बिल्कुल होता है, तो ये कॉजल मॉडल है ना, और ये बिल्कुल उसी तरह का मॉडल है। ओके, ओके, और ये किसके अंदर आ रहा है? फॉर्मेटिव के अंदर। है ना, ये जो x5 से लेके x6 7 8 जो है हाँ ये कॉजेज है y2 के, मतलब जो भी बिल्कुल, रिजल्ट बनेगा इसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। दीज आर द कॉजेज। y2 इज अ फंक्शन ऑफ x5 x6 x7 एंड x8, दीज आर द कॉजेज। कॉजल मॉडल इसीलिए कह रहे हैं ना, एंड प्लस z जो कि एरर टर्म है, जो एक्सप्लेन वेरिएंस नहीं है। सो आई होप दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। यस मैम। Kamran, ma'am. Kamran, जी, is madam. it valid or reliable? Is this construct valid and reliable or not? मैडम ये वैलिड है, लेकिन जो चीज हम उम्मीद कर रहे हैं वो z में डाल देंगे, z के खाते में चली जाएगी। देखो वैलिडिटी को हमने कैसे मैयर नहीं, वैलिडिटी को डिटरमिन नहीं कर सकते ना, कॉजल है। हमने वैलिडिटी को कैसे मैयर किया था? द लिंक द नहीं, डिस्टेंस जितना फासला ज्यादा कम होगा तो ये फासला जितना यहाँ पर था उतना यहीं पर था, तो वैलिड तो है वैलिड है। ना। और रिलायबिलिटी को हमने कैसे मैयर किया था कि जो ये कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है कंस्ट्रक्ट, ये बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, तो ये भी तो मिडल में ही है। जी बिल्कुल ठीक तो हो गया। सवाल का जवाब ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जी, जी। वो मॉडल ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें आपका कंस्ट्रक्ट वैलिड भी है और रिलायबल भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे ना, डायग्राम से शो कर रहे हैं, क्योंकि फजूल सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन चलो जिस तरह है हम उस तरह चलते हैं। तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी का डिस्कशन यहाँ पर है नहीं है, इसलिए वहाँ की हम इसमें रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव की बात करें ना, इसलिए इसको ज्यादा घास नहीं डाली हुई। Anyways, you understand the first diagram, you understand the second diagram. Now here's a real question. जिसने आंसर कर दिया बस समझ लो उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। वो क्या है? इन दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है? इन दोनों मॉडल्स एक मैडम कॉजल है, कंपोजिट है। कंपोजिट जो है ना उसमें सब कुछ शामिल है, वो तमाम चीजों को लेके साथ चल रहा है। ओके, और इसमें जो है ना जो ओमिटेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ओमिटेड कुछ भी नहीं है। एक्सीलेंट, वंडरफुल। बाकी लोगों को भी समझ आया था? जी मैम, यही समझ आया। वंडरफुल। बाकी लोग, आप लोग नहीं बोल रहे किंजा और सही नाम क्यों नहीं ले पा रहे? हिजरा। मुंह में किंजा ही चढ़ा रहेगा सारी जिंदगी। किजरा, यस मैम, समझ आया। किजरा एंड मैम समझ आया। मैम मेरे पीछे ना बहुत शोर है, इसलिए मैंने अपना माइक म्यूट नहीं, किया। बस मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग से कंसर्न है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस Z30 वैल्यू, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, बिकॉज मैंने भी बड़ी मेहनत से समझा इसको अगेन, क्योंकि सेल्फ लर्निंग वाली बात है। तो यस कामरान, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हिच इज अ डिफरेंस, और आई रियली एक्नॉलेज इट।
तो यस यू आर राइट कि क्योंकि ये कंपोजिट मॉडल है और हमने पहले पढ़ा था कंपोजिट मॉडल वो मॉडल होता है जिसके जिसमें अंदर कि यूनिक हम सारे एंड वेरिएंसेस को कॉमन। कैप्चर कर लेते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज जी नो वेरिएंस लेफ्ट आउट एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस D3 is equals to 0. ठीक मैम है. आई वांट टू जी बी ऑनेस्ट, मुझे कामरान के बताने के बाद ही मैंने, वरना अदरवाइज दिस कुड हैव बीन माय क्वेश्चन कि यहाँ पे क्लैप Z3 फॉर 0 हिम, क्लैप फॉर हिम. मैडम सॉरी, मेरी एग्जांपल्स थोड़ी सी वियर्ड होती हैं. नहीं 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 नहीं, तो आप क्या करो, बड़ा मजा आता है. थोड़ा हंसने का मौका मिल जाता है, बट यू नो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होती हैं आपकी बातें. ठीक है. और यू नो अब आप भी टीचर हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं. उनका गलत सवाल ज्यादा जरूरी होता है, सही सवाल से ज्यादा गलत सवाल जरूरी होता है, क्योंकि वो टीचर को डायरेक्शन देता है कि उसने किस तरह एक्सप्लेन करना है. तो आप मुझे बहुत सारे गलत सवाल करके बहुत अच्छी डायरेक्शन दे देते हो टू एक्सप्लेन इट मोर. तो थैंक यू फॉर दैट. तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. आगे चलें. जी मैम. मैम ओके, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. This slide shows three things. The construct is just a proxy for the conceptual variable. अच्छा, अब मैंने उसी को ना, ये जो स्लाइड है ना, इसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें ऐड की थी, और इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ. सो यू कैन गो फॉर सेल्फ रीडिंग. ओके. और अब यहाँ पर मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन करवाया ना रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का, वो सिर्फ एक स्मॉल जी इंट्रोडक्शन में करवा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो गए थे. तो आई थॉट इट कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, विच इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज जितना लिखा हुआ है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बस ये देख लो जो हाईलाइटेड है. वैलिडिटी का मतलब है डज द कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट, वैलिड है. रिलायबिलिटी का मतलब है डू द इंडिकेटर कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट द कंस्ट्रक्ट. मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलरेडी. तो आगे जी चलते हैं. मैम सिंपल एग्जांपल, रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव. अच्छा, ये भी वो इसी ये मैंने एडेड इंफॉर्मेशन है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो यू जस्ट रीड इट योरसेल्फ. मूविंग ऑन. वैसे आपस की बात है, मैं अब थक गई हूँ. एनीवेज, ये हम ये करते हैं. आगे क्या है, मैं सिर्फ ओके ये देखो, मॉडल एस्टिमेशन एंड पेयर्स. सो नाउ दिस इज ये लास्ट स्लाइड थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ PLSM. एस्टिमेशन PLSM की ये पहली स्लाइड है. तो बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी उसकी ये लास्ट स्लाइड थी. तो हमने तकरीबन ये कंप्लीट कर लिया है. कंपोजिट वेरिएबल, ये स्लाइड आप खुद पढ़ लीजिएगा. ये देखो, ये आई होप दैट यू अंडरस्टैंड है. W1X1 ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जी ठीक है, जी इसमें कोई एरर टर्म नहीं है. सो वी आर डन विद ठीक दैट. और फिर ये क्या है, व्हाट इज मैटर, ये भी एडिटेड है, ये भी आप खुद पढ़ लेना. तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको यहाँ से कराऊंगी. अगर हमारे पास 15 मिनट है, 20 मिनट, तो हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें. यस मैम. चलो, या फिर अगली क्लास में करें, वरना एक हफ्ता तो मैम अगली क्लास में कर लें. क्योंकि मैम प्लीज नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. हाँ, क्योंकि बहुत एक थक गए हैं. जी जी नहीं, मैडम. थकने से ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, अगर हम अभी कर लेंगे काम तो हमने इस पे करना नहीं, हमारा एक हफ्ते का टाइम वैसे ही निकल जाएगा. और मैम सॉफ्टवेयर फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. हाँ, क्या करना पड़ेगा मैम नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे फिर से हम सॉफ्टवेयर को तो बिगिनिंग से करेंगे ना. आज करके तो प्रैक्टिस की थोड़ा सा हो जाएगी अगर शुरू में होता. सॉफ्टवेयर को तो हम करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, मैं अगली भी क्लास में कर लूंगी. मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैम, किजरा की दादी पास्ड अवे ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज, तो हम दुआ कर लें सब. हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर. चले, वी आर एंडिंग दिस लेक्चर. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं 32 से स्टार्ट करूंगी, और आपने मुझे मिड टर्म का क्लियर कर देना है, बस वो लिख दीजिएगा. मैम एक रिक्वेस्ट है. जी जी. मैम अगर हम मिड टर्म की बजाय क्विज ही रख लें या असाइनमेंट, बाकी क्लास से भी पूछने, वो क्या कहते हैं? चलो आप लोग ना मिलकर डिसाइड कर लो, मिलकर डिसाइड कर लो जो आप लोगों को सही लगेगा. मैं उसकी क्लास ओके. मेरी सजेशन तो ये है कि आफ्टर ईस्टर हॉलीडेज जो है हमें गैप मिल जाएगा, क्लासेस नहीं हो रही होंगी, मिड टर्म दे देते हैं, उसके बाद सिर्फ एक मॉनिटरी का मिड टर्म रह जाएगा. मैम मिड टर्म कोर्सेज में जरूरी भी नहीं है ना, लाइक कुछ टीचर्स ने नहीं भी रखा, तो अगर हम सिर्फ क्विजेस करने और फाइनल एग्जाम ही दे दें. देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं मैम हम डिसाइड करके आपके साथ फिर कर लेंगे मैम. जो म्यूचुअल जी मैम हम वोटिंग करा लेंगे. चलो. यस मैम. तो अपनी आपने मुझे बताना है मिड टर्म या वॉट एवर. सेकेंड, तहमीना वॉज आस्किंग अबाउट वन मीटिंग. एंड थर्डली, मैं अपना टाइम शेयर करूंगी और आपने उनमें से बताना है कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, ताकि वन मीटिंग करके हम डिसाइड कर सकें.
So जी, this ma'am. is slide number 32, which we have to start in the next class. And now go for उनकी दुआ के लिए दुआ करें. जी, ma'am. चलिए, सब लोग अपनी अपनी दुआ मांग ले फिर. Okay, where are you going today? I'm going to the train station. Oh, minibus. No, ma'am. I'm dropping you off to Thank you, Tehmina, for putting this up, and thank you, everyone. अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनकी मग़फ़िरत आमीन। फरमाए और आमीन। हम लोगों को सब्र दे. मुझे ना और देख रही हैं। जाना तो सबने है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा था कि वो रमज़ान उनको अल्लाह ताला ने नसीब किया और उनकी दराजात बुलंद किए. हम ईद वाले दिन सुबह उनकी डेथ हुई ईद थी। वाले दिन वो भी एक बहुत बरकत दिन है. तो बस अल्लाह ताला आप लोगों को जी, सब्र दे. चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. एंड डू लेट मी आंसर ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू गाइस. सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू मैम. Okay, ma'am, thank you. एक चीज याद आ गई मुझे, सुने, एक चीज याद आ गई. हमारी कल जो है ना, बस 36 को हमारी है उसकी मीटिंग फेस टू फेस. एक है मीटिंग, क्या है, एकेडमिक काउंसिल की. सो वी ऑल विल बी कमिंग टू यूनिवर्सिटी. तो इफ यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मेरा ख्याल है 4 बजे का टाइम है उसका, 4 से 5 होगी. तो बट आई थिंक यू विल हैव अ क्लास एट 5 o'clock विद सम टीचर. Ma'am, Yes, tomorrow ma'am. we have a class, but क्लास है. हाँ, टुमारो की बात. 26 को तो मॉनिटरी की क्लास है. हाँ, तो फिर वो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. बिकॉज मैं सोची थी कि शायद अगर हम लोग मिल रहे होंगे तो वी कैन स्पेंड सम टाइम एंड इफ वी कैन हैव डिस्कशन फेस टू फेस तो हम कर सकते हैं. लेकिन आपकी क्लास है तो यू आर बिजी. ठीक है, मैडम उससे ओके. पहले आ सकते हैं अगर आप मुनासिब समझे तो. मैम लेकिन क्लास है मेरी तो 1 से 4 ऑनलाइन क्लास है. मैम मेरे लिए ना 30th से पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एज आई टोल्ड यू कि मेरे घर बहुत हाँ, सारे तो गेस्ट. चलो ठीक है, फिर आप लोग वो आपस में आफ्टर डिस्कशन करके 30th ठीक है. हाँ वो मिल लेते हैं बाद में. ठीक है, ओके Thank you, जी, ma'am. अल्लाह हाफिज एवरीवन. Allah Hafiz, ma'am. Allah Thank you. Hafiz. थैंक यू, टेक केयर. वहाँ से लाओ उठा के. सामने वाला नहीं है.